2 दिन में हमने देखा कि हमने शेयर मार्केट का इंपॉर्टेंस क्या है वो देखा, और शेयर मार्केट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस 2 पार्ट होते हैं जब भी हमें शेयर्स को एनालिसिस करना है लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट करेंगे तो इनिशियल लेवल पे हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें। मैंने आपको पहले ही कहा कि भाई हमें पहले अपना जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है, ट्रेडिंग पार्ट है, इसमें हमें डिवाइड करना है अपने कैपिटल को। जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादातर प्रायोरिटी होनी चाहिए इंडिया के जो या फिर वर्ल्ड के जो भी बड़े इन्वेस्टर्स है जिन्होंने इन्वेस्टिंग से एसेट्स कमाई है, उन सबका अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे तो वो ज्यादातर 80% इन्वेस्टमेंट करते हैं और 20% ट्रेडिंग करते हैं। तो हमें भी यही फॉर्मूला नॉर्मली फॉलो करना चाहिए। जो भी प्रोफेशनल्स है, आप कोई भी प्रोफेशनल सेंटर जाते हो या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स देखते हो तो उनका पहले फॉर्मूला यही रहता है कि आप 80% अपना जो अमाउंट है कैपिटल है वो इन्वेस्टमेंट पे लगाओ और 20% अमाउंट जो भी आपके पास बचता है उससे ट्रेडिंग करो। इनिशियल लेवल पे जो भी नए बिगिनर ट्रेडर्स है या स्मॉल ट्रेडर्स है जिनके पास अमाउंट ही छोटा है तो उन्हें अपने स्मॉल अमाउंट से ट्रेडिंग भी स्टार्ट करनी है। इनिशियल लेवल पे डेफिनेटली वो ट्रेडिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग से जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको इन्वेस्टमेंट में डालना है। देन ओनली यू विल एबल टू मेक अ गुड एसेट फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम हमें 6 महीने तक तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रखनी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का एक साइकिल होता है और इन्वेस्टमेंट के साइकिल को हमें वर्क देने के लिए, फ्रूटफुल होने के लिए मिनिमम उसको टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि हर बार कोई एक मूवमेंट, कुछ मूवमेंट्स 1-2 महीने में भी आ जाते हैं, कुछ 1-2-3 महीने में आ जाते हैं, बट मिनिमम टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एटलीस्ट टू कैच द ऑल मूवमेंट वी रिक्वायर्ड एटलीस्ट 6 मंथ्स टाइम। बट उसमें भी हमें उसको प्रॉफिट वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। जैसे ही कुछ अच्छा प्रॉफिट दिखे तो उसमें से हमें परसेंटेज वाइज प्रॉफिट बुक करते जाना है। कभी भी 100% प्रॉफिट या 100% लॉस बुक नहीं करना है। 100% लॉस उसी शेयर्स में बुक करना है जहां पे उसके फंडामेंटल्स अगर खराब है और ऐसे किसी शेयर्स में हमने इन्वेस्ट किया है। बट जिस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है और उस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया और उसके बाद उस शेयर की वैल्यू कभी कम हो जाती है कुछ गवर्नमेंट रूल्स के वजह से या कुछ अलग फॉर्मेलिटीज के वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो हमें उसमें परसेंटेज वाइज उसमें से एग्जिट होनी है। 100% एग्जिट नहीं करनी है, क्योंकि हमें जो लॉस हो रहा है वो रिकवर भी करना रहता है। और प्रॉफिट में भी कभी भी 100% एग्जिट नहीं करना है, ये याद रखना है। अगर कोई पेनी स्टॉक में हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये हमें डिफरेंस हमेशा याद रखना है कि किसी भी अगर हम पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो पेनी स्टॉक में हमेशा 100% प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि पेनी स्टॉक में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन चलता है। बड़े एफआईएस डीआईएस वो ज्यादा पैसा डाल के उस स्टॉक्स को, उस शेयर की प्राइस को हाई लेवल पे लेके जाते हैं और उसके बाद उसमें से अपना शेयरिंग निकाल देते हैं। तो उसके बाद वो जितना ज्यादा अप फ्रंट उन्होंने मूवमेंट दिया होता है अप ट्रेंड, उतना ही वो ज्यादा डाउन ट्रेंड भी दिखाता है। तो जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उसमें ये हमें याद रखना है, जिनकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज से कम होती है उसमें मैनिपुलेशन थोड़ा बहुत होता है। अभी सेबी के रूल्स इतने अच्छे स्ट्रिक्ट है कि नॉर्मल जो इन्वेस्टर्स है उसके ध्यान में रखे गए सेबी के रूल्स, बट इसमें मैनिपुलेशन कम होता है, वो सही बात है। बट कुछ परसेंट तक ऐसे जो स्मॉल पेनी स्टॉक्स है उसमें मैनिपुलेशन हो सकता है। बड़े पैमाने पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफआईएस डीआईएस की इन्वेस्टमेंट आ सकती है, उससे उस शेयर की वैल्यू बढ़ सकती है और उससे बढ़ने के बाद वो अपना शेयर्स उसमें से निकाल लेते हैं और उसके बाद वो प्राइस कम हो जाती है, तभी नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है, जो पेनी स्टॉक्स है उसमें अगर हमें कुछ अच्छा प्रॉफिट दिखता है तो उसमें से हमें प्रॉफिट डेफिनेटली बुक करना है, या एटलीस्ट हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए वो रिकवर हो जाए। उसके बाद जो प्रॉफिट का पैसा है उसमें हम रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हमेशा याद रखना है पेनी स्टॉक में हमें 100% प्रॉफिट अगर बुक कर सके तो करना है, अदरवाइज हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उतना पैसा तो हमें 100% रिकवर कर लेना है, उसके बाद प्रॉफिट के पैसे के ऊपर हम रिस्क ले सकते हैं। बट जो बड़े स्टॉक्स होते हैं, अच्छे फंडामेंटल्स होते हैं, उसमें 100% प्रॉफिट कभी भी बुक नहीं करना है और उसमें 100% लॉस भी कभी भी बुक नहीं करना है, ये हमेशा याद रखना है। उसमें रिकवरी के भी ऑप्शन आते हैं जो फंडामेंटल अच्छे कंपनी है उसमें। और 100% प्रॉफिट भी क्यों नहीं बुक करना है, क्योंकि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक अच्छा है उसमें हम बाद में एडिशनल पैसे, अगर वो उससे नीचे भी चला गया जहां पे हमने बाय किया उससे नीचे भी, तो उसके बाद जब हम बाय करेंगे तो उसका ऑरेंज जब हमने बाय किया था उससे नीचे ही आता है और उसमें हमें बाद में ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसलिए 100% प्रॉफिट कभी भी बुक नहीं करना है अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में। बट जो स्मॉल पेनी स्टॉक है उसमें हमें 100% प्रॉफिट बुक करना है, या एटलीस्ट हमने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा है वो रिकवर कर लेना है, ये हमें हमेशा याद रखना है। अभी हमने कल सीखा था फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, ये दोनों के एनालिसिस के ऊपर हमें कहां पे इन्वेस्ट करना है, इक्विटी मार्केट में, क्योंकि हम पहले देखेंगे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, बाद में हम ट्रेडिंग के ऊपर जाएंगे। बट पहले इक्विटी ऑप्शन में अगर हमें जाना है तो इक्विटी ऑप्शंस में इक्विटी का जो मार्केट है वो कौन सा है, इक्विटी का मार्केट एक्सचेंज है बीएसई और एनएसई।
जो हमने कल ही पढ़ा था भाई, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो 1800 में स्टार्ट हुआ था, 18 सदी में। एनएसई 1992 में एस्टेब्लिश हुआ, 1993 से उसके सब एलोकेशन स्टार्ट हो गए। बट एनएसई अभी कंप्यूटराइज था, तो एनएसई ने टेक्नोलॉजी वाइज बहुत अपग्रेड किया है कंपेयर टू बीएसई, और इनिशियल लेवल पे बीएसई कंप्यूटराइज होने के लिए तैयार नहीं था, इसके लिए एनएसई एस्टेब्लिश हुआ। बट बाद में दोनों ने भी कंप्यूटराइज सिस्टम ऑपरेट कर लिए। अभी बीएसई में 7000 से ज्यादा कंपनीज रजिस्टर है, और एनएसई में अप्रोक्सीमेटली 2000 से ज्यादा कंपनीज है। बट दोनों जगह पे आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हो एक ही डिमेट अकाउंट से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप एनएससी का स्टॉक बाय करो या बीएसई का स्टॉक बाय करो। बट आप कहीं पे भी बाय और कहीं पे भी सेल भी कर सकते हो, क्योंकि अपना डिमेट अकाउंट दोनों जगह पे अटैच है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बट नॉर्मली हम जो इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, एफएनओ ऑप्शंस करते हैं, वो सिर्फ एनएससी पे अवेलेबल है, क्योंकि वो एनएससी के स्टॉक्स है, और वो एनएससी हमें ऑप्शन प्रोवाइड करती है एफएनओ करने के लिए। बट जो इक्विटी है हम वो दोनों एक्सचेंज पे कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो इक्विटी का टर्नओवर है वो हमें देखना है। वो हमारा जो इक्विटी का टर्नओवर है 1 लाख करोड़ के आसपास है, जो डेली टर्नओवर होता है अपने इंडियन शेयर मार्केट में। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ये हमें ध्यान में रखना है कि अपने यहाँ पे इतना बड़ा टर्नओवर होता है, तो हमें भी इस टर्नओवर का फायदा लेना है। ये जो मूवमेंट्स होते हैं, ये मूवमेंट्स को हमें वर्कआउट करना है। बट ये वर्कआउट करने के लिए हमारे पास टाइम क्या होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो अपने शेयर मार्केट का जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 9:15 से 3:30 बजे नॉर्मल पब्लिक के लिए होता है। उसमें भी अगर हम इंट्राडे ट्रेड लेते हैं, तो वो 3:20 को अपना जो ब्रोकर है वो एग्जिट कर लेता है ऑटोमेटिकली, अगर इंट्राडे ट्रेड लिया है तो। बट बाद में अगर आप मैन्युअली ट्रेड करते हो, 3:25 तक, 3:29 तक भी आप ट्रेड ले सकते हो और एग्जिट कर सकते हो, अगर हमने मैन्युअली ट्रेड लिए है तो। और अपना जो प्री मार्केट सेशन रहता है 9:15 को, तो नॉर्मल मार्केट स्टार्ट होता है, उसमें भी प्री मार्केट सेशन रहता है 9 बज के वो स्टार्ट होता है, और 9:15 तक उस पर भी 2 सेशंस रहते हैं। 9 से 8 बजे तक हम ऑर्डर्स डाल सकते हैं, जिसे हम आफ्टर मार्केट आवर्स ऑर्डर बोलते हैं। जो शाम को 3:30 बजे के बाद सुबह 9:08 तक हम ऑर्डर डालते हैं, वो सब आफ्टर मार्केट आवर्स के ऑर्डर्स रहते हैं। बट 9:08 के बाद 9:15 तक जो भी प्रीवियस डे 3:30 बजे के बाद और सुबह 9:08 तक ऑर्डर्स आए, उन सबका एडजस्टमेंट होता है सिस्टम पे। और 9:08 के बाद 9:15 तक वो एडजस्टमेंट क्लियर कर लेता है सिस्टम, और 9:15 को जो भी प्रीवियस ऑर्डर्स बने हैं, पेंडिंग पड़े हैं, उन सबको ऑर्डर्स को मैच करके 9:15 पे एग्जैक्टली मार्केट स्टार्ट होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए, बेसिकली ये सबको पता होता है, बट जस्ट फॉर द नॉलेज हमने ये अंडरस्टैंड किया। अभी इक्विटी मार्केट में हमें उसके कंसेप्ट समझने हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली करना है, बट लेकिन इक्विटी मार्केट्स में हम जो इक्विटी शेयर्स लेते हो, तो उसमें हमें क्या क्या एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। कल तो हमने ये देखा कि भाई इक्विटी मार्केट्स में से हमें रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, बट रिटर्न्स के साथ एडिशनल बेनिफिट्स हमें क्या मिलते हैं इक्विटी मार्केट्स में। क्योंकि इक्विटी मार्केट में हम जो शेयर्स बाय करते हैं, तो उस कंपनी का हम ओनरशिप बाय करते हैं। जो भी परसेंटेज हो उसमें परसेंटेज कम होता है डेफिनेटली, बट परसेंटेज वाइज हम उसकी ओनरशिप बाय करते हैं। तो ओनरशिप में हमें क्या एडिशनल बेनिफिट मिलता है, एक डिविडेंड मिलता है। ये डिविडेंड देना हर कंपनी के ऊपर कंपलसरी नहीं होता है, बट कंपनी को जो भी प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट कंपनी डिविडेंड के परसेंटेज में, डिविडेंड के रूप में हमें एडिशनली पे करती है। तो कोई कोई कंपनीज है जो डिविडेंड देती है, कोई कोई कंपनी डिविडेंड नहीं देती। वो कुछ कंपनियों का कहना रहता है कि डिविडेंड देने से अच्छा कि जो डिविडेंड का पैसा है वही हम आपको एडिशनली, आपका ग्रोथ करने के लिए हम एडिशनली इन्वेस्ट करें। मतलब कंपनी वो पैसा अपने पास रख के कंपनी की और ग्रोथ करने के लिए एडिशनल नए प्रोजेक्ट के लिए काम करती है, और उसे कंपनी की जो ग्रोथ होती है उसमें उसका फायदा ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर्स को मिलता है। बट कुछ कुछ कंपनियां हैं जो डेफिनेटली डिविडेंड देना चाहती है। डिविडेंड देने से क्या फायदे होते हैं, पहली बात तो डिविडेंड क्या होता है ये हमें समझना है। डिविडेंड्स आर द पोर्शंस ऑफ प्रॉफिट्स मेड बाय द कंपनी। कंपनी को जो एनुअली प्रॉफिट होता है या क्वार्टरली प्रॉफिट होता है, तो वो कंपनी प्रॉफिट होने के बाद वो प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज वाइज शेयर हम जो शेयर होल्डर्स है, उनके इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनमें वो बांट देती है। डिविडेंड्स आर पेड ऑन पर शेयर बेसिस। अपने पास जितने शेयर है उसके शेयर पर शेयर बेसिस वो नॉर्मली दिया जाता है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू पे डिविडेंड्स एवरी ईयर। हर साल पे डिविडेंड करना ये एसएबी की तरफ से या एनएससी की या बीएससी की तरफ से कोई मैंडेटरी नहीं है कंपनी के ऊपर। बट ज्यादातर जो अच्छी कंपनियां है, टाटा की कंपनियां है, कुछ अदर्स कंपनीज भी है जो डिविडेंड्स हर साल देते रहती है, तो उससे क्या रहता है, शेयर होल्डर्स में वो एक अच्छा फील आता है कि भाई ये कंपनी डिविडेंड भी दे रही है और इसका शेयर भी बढ़ रहा है, तो हम जो शेयर होल्डर्स है उसको वो डबल बेनिफिट होता है। इफ द कंपनी फील्स द इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स, वो डिपेंड्स अपॉन कंपनी रहता है कि अगर उसे अच्छा लगा तो ही वो डिविडेंड पे करेगी, अदरवाइज नहीं पे करेगी। तो कंपनी का इंडिविजुअल डिसीजन रहता है,
उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो कंपनी डिसाइड करती है, कंपनी की मैनेजिंग बॉडी। दे आर बेटर ऑफ यूटिलाइजिंग द सेम कैश टू फंड न्यू प्रोजेक्ट और बेटर फ्यूचर। कभी कभी क्या होता है, मैंने जो कहा कि भाई कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से अच्छा वही पैसा कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स में लगाना चाहती है, तो वो कंपनी का सोल डिसीजन रहता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी। When the stock goes ex dividends, usually the stock drops to the extent of dividend paid। ये हमें ध्यान में रखना है कि जब कंपनी डिविडेंड पे करती है तो जो डिविडेंड दिया गया है, सपोज 10 रुपए का डिविडेंड दिया गया है किसी भी स्टॉक में, तो वो 10 रुपए की जो प्राइस है वो स्टॉक के वैल्यू में से ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ये हमें ध्यान में रखना है। जब भी डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है तो उसके बाद जब डिविडेंड डेट रहती है, उस डेट के बाद वो कंपनी के शेयर वैल्यू की प्राइस अप्रोक्सीमेटली, जो सपोज अभी 1000 का कोई शेयर है जिसके कंपनी ने 10 रुपया डिविडेंड पे किया, तो 10 रुपए डिविडेंड पे करने के बाद वो कंपनी की जो 1000 प्राइस थी उसमें से वो 10 रुपए माइनस हो जाता है मार्केट में से, और वो ऑटोमेटिकली हमें चार्ट में दिखता है। तो डिविडेंड के दिन हमें कभी भी वो ट्रेडिंग करते समय वो ध्यान रखना पड़ता है कि भाई उसकी वैल्यू जो डिविडेंड पे किया गया है उतनी कम होगी। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है जब भी डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है, बट वो एडवांस में डिक्लेयर करती है, तो हमें ये सब चीजों को ध्यान में रख के ट्रेडिंग करनी पड़ती है। अदरवाइज उसका अगर हमने शेयर फ्यूचर लिया, ऑप्शंस लिया, तो उसमें वो अपना लॉस हो सकता है। तो यू हैव टू मेक श्योर भाई अगर डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद जो डिविडेंड दिया गया है उतनी वैल्यू शेयर के वैल्यू में से कम हो जाएगी। तो ये हमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, नॉलेज के लिए याद रखना है। और ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो सिर्फ डिविडेंड देने वाली कंपनियों में शेयर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी एक अच्छी बात होती है क्योंकि उसमें शेयर की वैल्यू भी बढ़ती है और डिविडेंड भी मिलते रहता है। तो ऐसी भी कंपनी है जो डिविडेंड देती है, सिर्फ ऐसे कंपनियों में हमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए, वो हम आगे जाके देखेंगे। दूसरी बात, कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स करती है। आपने सुना होगा बायबैक ऑफ शेयर्स, नॉर्मली बहुत बड़ी कंपनीज है वो करती रहती है हर साल। टीसीएस कंपनी है जो इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज है सॉफ्टवेयर कंपनीज में, वो हर साल में एक बार दो बार बायबैक शेयर्स करती है। उस बायबैक शेयर्स नॉर्मली कंपनियां क्यों करती है, तो उसके कुछ रीजंस रहते हैं। स्टॉक बायबैक्स हेल्प्स कंपनीज टू कंसोलिडेट ओनरशिप, जिसमें क्या रहता है, कंपनी की जो ओनरशिप परसेंटेज वाइज है वो उन्हें मेंटेन करने के लिए आसानी होती है, क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट के पास ओनरशिप अच्छी रहेगी तो भी वो अच्छे डिसीजन ले पाएगी कंपनी के लिए और स्टॉक होल्डर्स के लिए, जो कंपनी की ग्रोथ के लिए वर्कआउट हो सके। तो उसके लिए कंपनी अपनी ओनरशिप मेंटेन करने के लिए बायबैक की ऑफर लाती है। व्हेन देयर इज अ मार्केट प्रेसिपिटेशन, कंपनीज यूज बायबैक टू इंक्रीज इक्विटी वैल्यू। कंपनी की जो इक्विटी वैल्यू है वो बढ़ाने के लिए भी कंपनी बायबैक ऑफर करती है। बायबैक कैन मेक कंपनीज लुक मोर फाइनेंशियली हेल्दी, अट्रैक्टिव मोर इन्वेस्टर्स। इससे क्या होता है, बायबैक करने वाली कंपनी शेयर्स डेफिनेटली हमेशा एक एडिशनल शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देती है कि भाई कंपनी की शेयर वैल्यू सपोज 4000 रुपीज चल रही है या 1000 चल रही है, तो कंपनी बायबैक जो प्राइस मार्केट में चल रहा है उसके ऊपर नहीं करेगी, उस पर एडिशनल आपको पेमेंट देके करेगी। मतलब अगर कंपनी की शेयर वैल्यू 1000 रुपीज चल रही है तो कंपनी बायबैक आपको कम से कम 1100 रुपए, 1200 रुपए, 1400 रुपए, कितने भी ज्यादा प्राइस में करेगी ताकि आप वो कंपनी को शेयर बेचे। कोई शेयर होल्डर कोई अपने शेयर्स क्यों बेचेगा, अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तभी। तो कंपनीज ये जानती है कि भाई शेयर होल्डर शेयर्स तभी बेचेंगे जब उनको कोई एडिशनल प्रॉफिट मिल रहा है तभी। तो कंपनी के जो मार्केट का वैल्यू है उससे ज्यादा प्रॉफिट में कंपनी वो शेयर होल्डर से खरीदती है ताकि कंपनी का जो स्टेक है कंपनी वो मेंटेन रहे और शेयर होल्डर्स को भी फायदा हो। अभी आपने सुना होगा, अभी बजाज ऑटो का बायबैक कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि बजाज ऑटो की अभी प्राइस 7000 से 8000 के बीच में चल रही है, बट कंपनी ने बायबैक डिक्लेयर किया 10,000 रुपीज पे पर शेयर वो बायबैक करेंगी। तो जैसे ही कंपनी ने ये अभी पिछले महीने डिक्लेयर किया था कि भाई 10,000 रुपए में वो बायबैक करेंगे, बट उन्होंने डेट डिक्लेयर नहीं किया है, तब से बजाज ऑटो में इन्वेस्टर्स ने बजाज ऑटो के शेयर लेना चालू कर दिया, क्योंकि उनको पता है आज 7000 में मिल रहा था शेयर, तो वो कंपनी अगर बायबैक करेगी तो कंपनी 10,000 में लेगी तो हमें 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये एडिशनल बेनिफिट भी शेयर होल्डर्स को मिलता है, उसके लिए कंपनी बायबैक ऑफर लगाती है, जो शेयर होल्डर्स को एडिशनल पेमेंट करके कंपनी उनसे वो शेयर्स बायबैक करती है। तो ये हमें समझना है कि भाई कंपनीज क्या क्या करती है, ये हमें अंडरस्टैंड करना है, इसके लिए हमने ये दिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट कंसेप्ट क्या क्या होते हैं। बाकी इसमें तो हमें कुछ ज्यादा डीप में नहीं जाना और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कंपनी का सोल डिसीजन होता है। उसके बाद कंपनीज राइट इश्यू करती है, राइट इश्यू ऑफ शेयर्स। ये भी एक सेगमेंट है जिसे हम कुछ नहीं कर सकते, बट कंपनी मैनेजमेंट इसे फॉलो करती है। हम शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए इन सब कंसेप्ट को, इसके लिए हम इनको पढ़ रहे हैं।
द आइडिया बिहाइंड द राइट इशू इज टू रेज द फ्रेश कैपिटल। कंपनी राइट इशू क्यों करती है? क्योंकि कंपनी को फ्रेश कैपिटल अगर बनाना है कंपनी में तो वो राइट इशू करती है। तो ये राइट इशू कंपनी के जो प्री शेयर होल्डर्स है उनके लिए होता है, जो नए होल्डर्स है उनके लिए नहीं, जिनके पास शेयर्स नहीं है उनके लिए नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ गोइंग पब्लिक द कंपनी अप्रोचेस द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो इसमें क्या है, कंपनी जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके पास जाती है। राइट इशू इज अ वे ऑफ विच लिस्टेड कंपनीज कैन रेज एडिशनल कैपिटल। जो अगर रिलायंस कंपनी है उनको कुछ एडिशनल नए प्रोजेक्ट के लिए फंड्स जमाना है तो वो क्या करेगी, राइट इशू शेयर करेगी। तो राइट इशू शेयर करने के बाद वो किनके लिए अलाउड रहेगा, जो कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है उनके लिए ही ये ऑफर होता है। द राइट इशू कुड इंडिकेट प्रोमोटिंग न्यू डेवलपमेंट इन द कंपनी। तो वो क्या नए प्रोजेक्ट के लिए नए रीजंस के हिसाब से देगी कि भाई नए प्रोजेक्ट कंपनी लॉन्च कर रही है, उसके हिसाब से तो वो नए प्रोजेक्ट के लिए वो फंड इशू करना चाहती है, तो उसके लिए वो राइट इशू कर सकती है। द शेयर होल्डर्स कैन सब्सक्राइब टू द राइट इशू इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। ये इसमें क्या रहता है, कंपनी उसमें प्रोपोर्शन डालती है, हर कोई 100% तो नहीं ले सकता है, क्योंकि कंपनी राइट इशू तो लिमिटेड परसेंटेज में करती है, तो उसके हिसाब से एक प्रोपोर्शन दिया रहता है 1:10 या 10:1। जिनके पास 10 शेयर है उनको वो एक इशू मिलेगा। ऐसे परसेंटेज वाइज कंपनी डिसाइड करती है और उसके हिसाब से वो राइट इशू अलाउ करती है। राइट्स आर ऑफन ट्रांसफरेबल। राइट जो रहते हैं वो ऑफन ट्रांसफरेबल रहते हैं, तो वो डिपेंड्स अपॉन अगर हमें वो इनिशियली किसी में ट्रांसफर करने हैं तो। अलाउइंग द होल्डर्स टू सेल देम ऑन द ओपन मार्केट। बाद में ये ओपन मार्केट में हमें सेल करना अलाउड रहता है, तो वो तो डेफिनेटली है। राइट इश्यूज इज अ डिफरेंट राइट इज अ डिफरेंट फ्रॉम अ बोनस इशू एज वन इज पेइंग मनी टू एक्वायर शेयर्स। बोनस इशू अलग होता है और राइट इशू अलग होता है। बोनस में हमें बोनस मिलता है और राइट इशू में हमें पैसा कंपनी को देना पड़ता है, बट वो राइट इशू हमें ऑफर प्राइस में कंपनी प्रेफर करती है, क्योंकि कंपनी का शेयर वैल्यू अगर 10 रुपए चल रहा है तो कंपनी राइट इशू हमें उससे कम प्राइस में देती है। तो उससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी प्री इन्वेस्टर्स है कंपनी के शेयर होल्डर्स, उन्हें वो बेनिफिट मिलता है। कंपनी की करंट मार्केट प्राइस वैल्यू सपोज 1000 चल रही है और कंपनी हमें 800 रुपए में वो शेयर इशू कर रही है, राइट इशू कर रही है, तो हमें वो एडिशनल बेनिफिट मिलता है। भाई 200 रुपए का तो मार्केट से ही कम में मिल रहा है, तो हम वो लेके बाय करके उसको मार्केट में बेचेंगे तो उसमें 200 रुपए अपना प्रॉफिट हो जाएगा। तो दैट इज अ परसेंटेज एग्जांपल में दे रहा हूं, बट इसके हिसाब से मिनिमम प्राइस में हमें राइट इशू किया जाता है जो कंपनी अपना स्टेक बढ़ाने के लिए और कंपनी नए फंड जमाने के लिए इशू करती है। इट डिपेंड्स अपॉन, बट ये प्रीवियस शेयर होल्डर है उनके लिए ही होता है। उसके बाद कंपनी क्या करती है, एडिशनल जो इक्विटीज में हम इन्वेस्ट अगर कोई स्टॉक लेते हैं तो उसमें कंपनी कभी कभी बोनस भी देती है, बोनस शेयर इशू करती है। तो ये बोनस शेयर इशू करना नहीं करना ये कंपनी के ऊपर डिपेंड रहता है, बट अगर बोनस शेयर्स मिलते हैं तो अपने शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है या फिर अपने पास जो शेयर्स है उसका परसेंटेज बढ़ता है। सपोज अपने पास 10 शेयर्स है और कंपनी ने 10 के ऊपर 1:1 के हिसाब से बोनस इशू किए तो अपने 10 शेयर्स 20 शेयर्स हो जाएंगे। तो वो डिपेंड्स अपॉन बोनस इशू इज अ स्टॉक डिविडेंड अलॉटेड बाय द कंपनी टू रिवॉर्ड द शेयर होल्डर्स। तो ये क्या है, जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए एक रिवॉर्ड रहता है अगर बोनस इशू कंपनी करती है तो। द बोनस शेयर्स आर इश्यूड आउट ऑफ द रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के पास जो रिजर्व शेयर्स है उसमें से वो बोनस शेयर इशू करती है। द शेयर होल्डर्स रिसीव दिस फ्री शेयर्स अगेंस्ट शेयर्स दे करंटली होल्ड। शेयर होल्डर्स के पास जितने करंटली शेयर्स है उसके अगेंस्ट ये शेयर्स मिलते हैं, उसका भी रेशियो कंपनी डिसाइड करती है कि वो कैसे रहेगा, 1:1 रहेगा, 2:1 रहेगा, 3:1 रहेगा। वो कंपनी की मैनेजमेंट बॉडी डिसाइड करती है, वो डिक्लेयर करती है, उसके हिसाब से वो शेयर्स मिलते हैं। इफ द रेशियो इज 2:1 द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स गेट 2 एडिशनल शेयर्स फॉर एवरी शेयर दे होल्ड। अभी रेशियो क्या है उसके ऊपर डिपेंड है, 2:1 है या 1:2 है। 2:1 रहेगा तो उसमें हर एक 2 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे और 1:2 रहेगा तो 2 शेयर पे 1 शेयर मिलेगा। तो डिपेंड्स अपॉन कि कंपनी क्या अपने को ऑफर कर रही है बोनस शेयर्स में, वो डिपेंड्स रहता है। कंपनीज इशू बोनस शेयर्स टू इनकरेज रिटेल पार्टिसिपेशन। इससे क्या होता है, नॉर्मली रिटेल पार्टिसिपेशन कंपनी में बढ़ जाता है। ये प्रीवियसली जो भी स्मॉल स्केल कंपनीज थी या इनिशियल लेवल पे जब हम डेवलपमेंट कर रहे थे अपने शेयर मार्केट का, तभी ये बहुत ज्यादा होता था। अभी फिलहाल बोनस शेयर्स इशू करने वाली भी कंपनियां तो है मार्केट में, बट वो डिपेंड्स अपॉन कंपनी अपने अपने पॉलिसीज के हिसाब से बोनस शेयर इशू करती है। और कंपनी के ऊपर ये कोई मैंडेटरी नहीं होता है कि वो बोनस शेयर इशू करना है, बट कंपनी अपने अलोकेशन के हिसाब से वर्कआउट करती है। द बोनस अनाउंस डेट्स, एक्स बोनस डेट्स एंड रिकॉर्ड डेट एंड सिमिलर टू द डिविडेंड इशू। इसमें क्या रहता है कि कंपनी एक डेट डिक्लेयर करती है, तो वो डेट से पहले अगर आपके पास वो शेयर है तभी आपको बोनस मिलता है, क्योंकि बोनस डिक्लेयर करने के बाद ज्यादातर लोग वो कंपनी के शेयर्स लेना चाहते हैं, क्योंकि उसमें हमें कुछ बोनस मिलने वाला होता है। बट उसमें कंपनी ने डेट डिक्लेयर की होती है। सपोज आज
कंपनी डिक्लेयर करती है भाई अगले महीने के 10 तारीख को हमें ये बोनस देने वाले, तो उसमें ये सब चीजें मेंशन रहती है कि भाई हमने अनाउंस कभी किया, आज किया। एक्स बोनस डेट क्या है, अगले महीने के 10 तारीख की अगर एक्स बोनस डेट है तो रिकॉर्ड डेट भी उसमें रहेगी कि भाई अगले महीने के 10 तारीख को आपको बोनस मिलेगा, लेकिन एक्स रिकॉर्ड डेट उससे पहले रहेगी, भाई उससे एक दिन पहले जिनके पास शेयर है उसको अगले दिन उसका बोनस मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन हमें कैलकुलेट करना पड़ता है भाई अगले दिन जिस दिन बोनस डिक्लेयर हुआ है उसके बाद जो डेट दी है उससे पहले हमारे पास हमारे अकाउंट में वो शेयर होगा, तभी हमें वो बोनस शेयर मिलेगा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें ये सब डिक्लेरेशन कंपनी डिक्लेयर करती है और इसके अपडेट्स हमें मिले हैं, तो उसके हिसाब से हम वो एडिशनल शेयर्स बाय कर सकते हैं जिससे हमें बोनस का भी प्रॉफिट हो सके। नॉर्मली रिटेल ट्रेडर्स को अलोकेट करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी बोनस शेयर इशू करती है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद कंपनी स्टॉक स्प्लिट भी करती है। ये स्टॉक स्प्लिट कैसे होता है, नॉर्मली स्टॉक स्प्लिट होता है जो उसकी फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू को स्प्लिट कर दिया जाए तो उसके बाद फेस वैल्यू कम हो जाती है और अपने पास स्टॉक्स का जो परसेंटेज है, स्टॉक के जो टोटल स्टॉक्स है वो बढ़ जाते हैं। सपोज अगर स्टॉक्स 50%, 10 रुपए का फेस वैल्यू का स्टॉक अगर कंपनी डिवाइड करती है 50% में 5 रुपीज के फेस वैल्यू के हिसाब से, तो अपने पास जो स्टॉक्स है वो डबल हो जाएंगे। ऐसा कंपनी क्यों करती है, क्योंकि नॉर्मली रिटेल शेयर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें बाइंग ट्रेडिंग है वो बढ़नी चाहिए, उसके लिए नॉर्मली कंपनी ऐसा करती है। आपने सुना होगा एमआरएफ शेयर जो इंडिया का शेयर्स है जिसकी वैल्यू अभी 1.5 लाख के आसपास चल रही है, तो उन्होंने अपना स्टॉक कभी स्प्लिट नहीं किया है। बट अभी 1.5 लाख रुपीज अगर नॉर्मल शेयर की वैल्यू है तो नॉर्मल जो रिटेल ट्रेडर है वो इस ये जो पर्सपेक्टिव है ये स्किल है, नॉलेज नहीं है। जो नॉर्मल अभी एमआरएफ का शेयर है जिसकी वैल्यू 1.5 लाख रुपए चल रही है, तो ये 1.5 लाख रुपए का जो जिसमें नॉर्मल रिटेलर ट्रेडर्स इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि 1.5 लाख का एक सिंगल शेयर लेके वो करेगा क्या, जिसपे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, रिस्क भी 1.5 लाख रुपए रिस्क की रहेगी। तो कंपनी क्या करती है, वो शेयर को स्प्लिट करती है। स्प्लिट करने से क्या होता है कि नॉर्मल रिटेल ट्रेडर के लिए उसमें ट्रेड करना आसान हो जाता है, उसमें इन्वेस्ट करना आसान हो जाता है। तो इसके लिए वो मल्टीप्लिकेशन में उसको डिवाइड कर सकती है। 10 रुपीज अगर फेस वैल्यू है तो उसको 1 रुपीज भी कर सकती है, 2 रुपीज भी कर सकती है, 5 रुपीज भी कर सकती है। वो कौन से परसेंटेज में उसको स्प्लिट करेगी उसके हिसाब से उसकी शेयर की वैल्यू डिवाइड होगी। अभी रिसेंटली लास्ट में नेस्ले का शेयर जो 27,000 रुपए पे था वो स्प्लिट कर दिया कंपनी ने, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज थी वो कंपनी ने 1 रुपीज कर दी, तो अभी वो 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, राइट। क्योंकि 10 रुपए का फेस वैल्यू उन्होंने 1 रुपीज कर दिया, तो 27,000 का जो शेयर था वो 2700 रुपए में मिलने लगा, क्योंकि 27,000 शेयर्स में उसमें इन्वेस्ट करना नॉर्मल रिटेलर के लिए आसान नहीं था। बट अभी 2700 रुपए प्राइस हो गई है तो नॉर्मल रिटेलर उसमें ट्रेड भी कर सकता है, इन्वेस्ट भी कर सकता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए उसमें रुक भी सकता है क्योंकि उसकी प्राइस कम हो गई। तो कंपनीज ऐसा करती है नॉर्मली रिटेल ट्रेडर्स के लिए अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि रिटेल ट्रेडर्स उसमें इन्वेस्ट करे, ट्रेड करे, और रिटेल ट्रेडर्स की इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग बढ़ेगी तो कंपनी का लिक्विडेशन बढ़ता है और कंपनी के लिए वो आसान रहता है मार्केट में वर्कआउट करना। तो वो डिपेंड्स रहता है कि कंपनी कैसे उसको स्प्लिट करती है, बट ऐसा नॉर्मली मार्केट में होता है। अभी लास्ट मंथ नेस्ले में हुआ, आप चेक कर सकते हो। नेस्ले में लास्ट मंथ नेस्ले ने अपना स्टॉक जो था वो स्प्लिट कर दिया, उसकी वजह से उसकी 27,000 की वैल्यू 2700 रुपए हो गई, और जिसमें हमारे लिए नॉर्मल रिटेल ट्रेडर के लिए आसान हो जाता है कि हम ये 2700 रुपए वाला शेयर ले सकते हैं, बट ना कि 27,000 वाला। तो हमें ये कैलकुलेशन करने के लिए आसान हो जाता है, रिटेल नॉर्मल स्मॉल ट्रेडर्स के लिए आसान हो जाता है कि वो ट्रेड कर सके। इसके लिए कंपनी स्टॉक को स्प्लिट भी करती है, ये हमें समझना है, राइट। अभी इसके बाद आता है कि भाई ये जो कंपनीज है हमारी इक्विटीज की, वो कंपनीज कौन कौन सी कंपनीज है और हमें कौन से कंपनीज में नॉर्मली इन्वेस्ट करना है। देखो अपने यहाँ पे जो टॉप मोस्ट कंपनी निफ्टी 50 की वो कंपनीज है, वो सब लार्ज कैप कंपनीज है। ये निफ्टी 50 इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है। टॉप 50 कंपनीज का जो काउंटडाउन है उसके काउंटडाउन पे चलता है निफ्टी 50। बीएसई क्या चलता है, टॉप 30 कंपनीज की। बट वो सारी कंपनियां लार्ज कैप में से ही आती है क्योंकि वो इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज है। बट इसके अलावा भी कुछ ग्रोइंग कंपनीज होती है जो मिड कैप में आती है और स्मॉल कैप में आती है। तो 20,000 करोड़ से ज्यादा जिनका टर्नओवर है वो सब लार्ज कैप में आती है। तो हमें ये समझना है कि भाई लार्ज कैप वाली कंपनीज में हमें इन्वेस्ट तो करना है डेफिनेटली, बट अगर हमारे पास फंड कम है,
या फिर हमें कुछ ऐसे कंपनीज भी ढूंढनी है जो रिटर्न अच्छा दे सके, जो जिसका शेयर वैल्यू कम है और जिसमें पोटेंशियल ग्रोथ ज्यादा हो। लार्ज कैप कंपनीज में क्या हो जाता है, लार्ज कैप कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी बन चुकी है, तो उसमें पोटेंशियल ग्रोथ कंपेयर टू स्मॉल कैप कम होता है, कंपेयर टू मिड कैप कम होता है, क्योंकि मिड कैप कंपनी अभी तक वो लेवल पे नहीं पहुंची कि जहां पे वो स्टेबल हो सके। आज अगर आप देखोगे लास्ट 2 साल से एचडीएफसी का प्राइस है जो 1400 रुपए से 1600 रुपए के बीच में ही वर्कआउट हो रहा है, तो लास्ट 2 साल में एचडीएफसी शेयर ने नॉर्मली लोगों को कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। अगर आप ये गूगल पे भी चेक कर सकते हो, क्योंकि एचडीएफसी का वैल्यू जो है वो 1400 से 1600 के बीच में ही रहा। नॉर्मली जो पोजीशन वाइज ट्रेड करते या स्कैल्पिंग करते तो उनको कुछ प्रॉफिट डेफिनेटली एचडीएफसी में मिला होगा। अभी कल ही न्यूज आई है कि भाई एलआईसी को 10% शेयर्स लेने की परमिशन एनएससी ने दी है, तो उसके वजह से एचडीएफसी का स्टॉक जब कल मार्केट ओपन होगा परसों, तभी डेफिनेटली अप होगा। तो कल किसी ने लास्ट वीक लिया है तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा, वो ठीक है, बट वो स्मॉल पैमाने पे। बट नॉर्मली अगर हम लॉन्ग टर्म का अगर सोचते हैं तो 1400 से 1600 के बीच में ही शेयर वैल्यू रही, तो उसके वजह से उसने ज्यादातर कुछ अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं, क्योंकि वो लार्ज कैप है। तो उसमें क्या रहता है, लार्ज कैप में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कभी कभी कि भाई वो लार्ज कैप ऑलरेडी बहुत बड़ा हुआ है, ऑलरेडी वो स्टेबल हो चुका है, तो कभी कभी उसमें ऐसा फेज आ जाता है कि जब भी वो डेवलप नहीं करता है या फिर वो कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है, तो कभी कभी वो टाइम पे क्या रहता है कि वो हमें जो हमारे पैसे है तो हमें वो मिड कैप या स्मॉल कैप शेयर्स में लगाने चाहिए कि जहां पे पोटेंशियल ग्रोथ हो। बट उसमें हमें ये चेक करना पड़ता है कि भाई वो कंपनी पोटेंशियली ग्रोथ कैसे कर रही है, कंपेयर टू निफ्टी एटलीस्ट वो ग्रो करनी चाहिए, कंपेयर टू निफ्टी उसका ग्रोथ अच्छा होना चाहिए एटलीस्ट मिनिमम, और वो कंपनी के शेयर्स भी बढ़ने चाहिए। सिर्फ शेयर्स नहीं बढ़ने चाहिए, उसके में वॉल्यूम भी होना चाहिए। तो ये तीनों पैमाने हमें वर्क करने पड़ते हैं मार्केट में, तभी हम स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट लार्ज कैप कंपनीज हमेशा सेफ रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लार्ज कैप में हमें एडिशनल जो हमारे पास फंड पड़ा हुआ वो लार्ज कैप कंपनी में थोड़ा थोड़ा डाल के रखना डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि वो लार्ज कैप कंपनीज भी कंसोलिडेशन पीरियड के बाद बढ़ेंगी डेफिनेटली, और वो आगे और बढ़ती जाएंगी डेफिनेटली। बट अगर अभी हमारे पास उतना पैसा है नहीं, तो हम मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसे डाल के वो पैसे का अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, और जो रिटर्न हमें लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए बाद में अलॉट हो सकता है और वर्कआउट हो सकता है। तो ये हमें सब चीजों को ध्यान में रखना है। और बट हमें ये समझ के लेना है जो 20,000 करोड़ से ज्यादा जिनका मार्केट टर्नओवर है वो लार्ज कैप होती है, जिन कंपनियों का टर्नओवर 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है वो मिड कैप कंपनीज होती है, और जिन कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ से लेके 5,000 करोड़ के बीच है वो स्मॉल कैप में आती है। तो बट ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज है जिनका स्मॉल कैप में 5,000 करोड़ से नीचे बिजनेस है, बट फिर भी वो बहुत बढ़िया रिटर्न देखी जाती है। तो ऐसी कंपनीज को भी हमें ढूंढना है जिसमें हमें प्राइस चार्ट वर्कआउट करना है, हमारे पॉलिसीज वर्कआउट करने हैं, और उसमें अगर कुछ अच्छा वर्कआउट बनता है तो उसमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वो भी अच्छा रिटर्न देके जाती है, वो हमें प्रैक्टिकली चेक करना है। इसके बाद इक्विटीज में नॉर्मली हमें क्या समझना है, तो इक्विटीज में हम जब बाय करते हैं तो जिस दिन हम बाय करते हैं तो उसी दिन वो शेयर हमारे अकाउंट में नहीं आता है, नेक्स्ट डे आता है, क्योंकि T+1 डे की इंडिया में सेटलमेंट प्रोसीजर है गवर्नमेंट की, जो एनएससी ने कहा है 24 में सेम डे हो जाएगा, और 24 के एंड तक तो नॉर्मली मेरे ख्याल से 1 घंटे में ही अपने अकाउंट में आ जाएगा। अभी तो वो सेटलमेंट के लिए एनएससी वर्कआउट कर रही है, बट अभी T+1 है, जो नॉर्मली अगर हम आज बाय करते तो उसमें हमारे अकाउंट्स में नेक्स्ट डे आ जाते, तो नेक्स्ट डे हम इसे वर्कआउट कर सकते हैं। और सेम थिंग अगर हम सेल करते तो उसका पैसा भी हमें सेम डे नहीं आता है, नेक्स्ट डे आता है। जो सिर्फ ब्रोकर्स अकाउंट है उसमें, जो बैंक एसोसिएटेड ब्रोकर्स अकाउंट है उसमें बैंक्स क्या करती है, वो अगर आपने शेयर सेल कर दिए तो उसका पैसा आपको उसके अगेंस्ट बैंक्स आपको अलॉट कर देती है, और जो नेक्स्ट डे आपके शेयर्स का पैसा एनएससी से आएगा तो वो बैंक्स अपने पास ले लेती है। तो वो बैंकिंग जो ब्रोकर अकाउंट है बैंकिंग वाले, उसमें वो एडिशनल फंक्शन बैंक अलॉट करती है हमें, बट जो ओनली ब्रोकर्स अकाउंट है उसमें वो नहीं मिलता है, तो उसमें वो हमें नॉर्मली नेक्स्ट डे ही पैसा मिलता है। बट ये हमें समझना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए कि भाई नॉर्मल शेयर्स अगर हम बाय करते तो नेक्स्ट डे हमारे अकाउंट में आएंगे, अगर हम नॉर्मल शेयर्स बेचेंगे तो उसका पैसा भी नॉर्मली सेकंड डे या थर्ड डे अपने अकाउंट में आता है, डिपेंड्स अपॉन ब्रोकर और डिपेंड्स अपॉन थिंग्स। बट ये साल 24 में ही एनएससी ने अपडेट किया कि भाई ये T+1 जो है वो सेम डे ही हो जाएगा, तो एनएससी इज वर्किंग ऑन दैट, और ये जल्दी ही हो जाएगा। सेबी ने ये अलॉट किया है सबको, एनएससी और बीएससी को, कि ये सेम डे प्रोसीजर हो जाना चाहिए। तो सेबी के रूल्स के हिसाब से ये साल सेम डे हो जाएगा, बट अभी फिलहाल T+1 टाइम लेता है। ट्रेड जब हम करते हैं उसके बाद उसका सेटलमेंट होता है,
उसके बाद वो पेमेंट वर्कआउट होता है या फेलियर टू पे इन होता है, जो भी हो उसके हिसाब से वो वर्कआउट हो जाता है नेक्स्ट डे, और T3 में वो क्लोज हो जाता है। वॉट एवर इट इज, आपने अगर बाय किया है तो आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपने अगर सेल किया तो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, तो वो नॉर्मली थर्ड डे क्लोज हो जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट नॉर्मली 3 दिन का प्रोसीजर होता है, जो पहले T+3 था, फिर T+2 हो गया, अभी T+1 हो गया। तो अपना जो सेबी है वो वर्कआउट कर रहा है कि ये सबसे फास्ट हो, बट अभी पूरे वर्ल्ड में T+1 ही प्रोसीजर है शॉर्ट इक्विटी का। बट निफ्टी और बीएससी पे ये 24 में सेबी के रूल्स के हिसाब से सेम डे हो जाएगा, तो इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री जो सेम डे सेटलमेंट करेगी। तो ये नॉर्मली ये साल हो चालू हो जाएगा। इसके बाद जब हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इक्विटी ट्रेड करो या इंट्राडे ट्रेड करो, तो हमें इन सब की इवेंट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ये हमें समझना पड़ेगा कि इस दिन वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। कभी कभी वोलेटिलिटी मार्केट में ज्यादा होती है, तो इन सब चीजों को, इन सब डेट्स को, इन सब इवेंट्स को हमें वर्कआउट करना है कि भाई ये इवेंट्स मार्केट में कब कब रहेंगे, कब ये इवेंट्स आते हैं। तो ये इवेंट्स को हमें नोट डाउन करके रखना है, और ये इवेंट जिस दिन है उस दिन हमें एक तो मार्केट से दूर रहना है, या फिर हमें हेज करनी है अपनी पोजीशन। सिंगल नेक पोजीशन उस दिन नहीं बाय करनी है अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो, और अगर हम इक्विटीज में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें क्लियर आइडिया होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज कम ये की इवेंट्स के दिन शेयर्स में बड़ी मूवमेंट हो सकती है। अगर वो हमारे एक्सपेक्टेड व्यू से हुई तो अच्छी बात होती है, बट अगर हमारे अगेंस्ट चली गई तो उसमें लॉस होने के चांसेस भी होते हैं। तो उस दिन हमें ये ध्यान में रखना है कि ये की इवेंट्स जिस दिन हो उस दिन अब तो हमें पहले से पोजीशन ऑप्शन में तो या फिर इंट्राडे में तो नहीं लेनी है, या फिर इंट्राडे ऑप्शन में लेनी है तो उसको हेज करना है, और इक्विटीज में लेना है तो अपने सेक्टर के की इवेंट्स हो तो हमें वो थोड़ा सा संभल के लेना है, बस दैट्स इट, हमें वो याद रखना है। अभी इसमें से कौन कौन से इवेंट होते हैं जिस दिन हमें ध्यान रखना पड़ता है? भाई मार्केट में बड़ी हलचल, बड़ी वोलेटिलिटी हो सकती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी जिस दिन डिक्लेयर होती है गवर्नमेंट से उस दिन मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। मॉनेटरी पॉलिसी डिक्लेयर होने के पहले मार्केट का एक्सपेक्टेशन कुछ अलग होता है, तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट एक तो अप ट्रेंड में जाएगा या फिर नेगेटिव डाउन ट्रेंड में जाएगा। बट उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी जब डिक्लेयर होती है और मॉनेटरी पॉलिसी का जो स्टेटमेंट आता है वो स्टेटमेंट भी मार्केट पे अप्लाई होता है, और वो स्टेटमेंट के वजह से मार्केट में उसका रिप्लिकेशन आता है, उसका एक्शन आता है कि भाई मार्केट में जो मॉनेटरी पॉलिसी का स्टेटमेंट आया है उसके अगेंस्ट गया है, मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट, तो वो जो ट्रेंड चल रहा था उसको रिवर्स कर देगा, और अगर वो अच्छा आया है तो फिर जो रेट ट्रेंड चल रहा था उसी को वो आगे कंटिन्यू करेगा। तो ये डिपेंड्स अपॉन रहता है, वी कांट गेस। समटाइम्स जो मार्केट के बड़े एनालिस्ट है टीवी पे इसका एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस अपने पास आ जाता है, बट 100% कोई भी एनालिसिस सही नहीं रहता, तो हमें ये थोड़ा सा संभल के वर्कआउट करना पड़ता है। दूसरी बात, इन्फ्लेशन डेटा आता रहता है, हर क्वार्टरली इन्फ्लेशन डेटा आते रहता है, तो वो इन्फ्लेशन डेटा भी कैसा है, क्या अपडेट है उसमें। पॉजिटिव अपडेट रहेगा तो डेफिनेटली मार्केट उसको पॉजिटिव में लेगा, नेगेटिव अपडेट है तो फिर उसको नेगेटिव में लेगा, तो उसमें जो हमारी पोजीशन है तो वो डेफिनेटली वर्कआउट होती है, और उसके अगेंस्ट हमें ट्रेड नहीं करना है। इसके लिए हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है जिस दिन इन्फ्लेशन डेटा आता है उस दिन हम संभल के ट्रेड करें, ऑप्शन रहो, इंट्राडे हो या फिर इक्विटी हो, बट हमें ये इन सब में इस चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के भी अपडेट आते रहते हैं। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या रहता है? WPI, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, ये दोनों के डेटा जब आते हैं तो उसका इंपैक्ट भी मार्केट पे होता है, क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स अगर अच्छा आता है तो डेफिनेटली मार्केट उसको पॉजिटिवली लेगा, कस्टमर प्राइस इंडेक्स अगर अच्छा आता है तो उसको प्राइस पॉजिटिवली लेगा, बट ये अगर बुरे आते हैं तो डेफिनेटली उसका मार्केट पे इंप्लीमेंट होता है और वो रिवर्स इफेक्ट करता है, और मार्केट का जो ट्रेंड है उसमें वो थोड़ा सा ब्रेक लगा लेता है, या फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, या फिर थोड़े लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डिपेंड्स रहता है भाई ये इवेंट्स को हमें थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना है। इंडेक्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये भी डेटा आते रहता है, तो हमें ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। उसके बाद परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा रहता है जिससे मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है, तो हमें ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा इवेंट आता है मार्केट में बजट, जो बजट अभी 1 फरवरी को डिक्लेयर होगा, तो उस दिन मार्केट की वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा रहती है, और ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। जो इंडेक्स ट्रेडर्स हो, इंट्राडे ट्रेडर्स हो, पोजीशन
प्राइस होल्ड करने वाले ऑप्शन ट्रेडर्स हो, उन सबको तो बजट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और बजट में क्या रहता है, जो सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट एडिशनल बेनिफिट अलाउ करता है उन सेक्टर्स के प्राइसेस बहुत बढ़ते हैं। जो सेक्टर्स के लिए कंपनी गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी अलाउ करता है, कुछ सेक्टर्स के लिए प्रोग्रेस के लिए कुछ एडिशनल फंड्स अलॉट करता है, जो सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट कुछ एडिशनल बेनिफिट्स देता है, टैक्स बेनिफिट देता है, तो वो सब सेक्टर्स में बहुत तेजी आती है। बट वो हमें एनालिसिस करना पड़ता है, और वो सेक्टर्स में अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें उसका अच्छा मिलता है। बट ये हमें बजट में समझना पड़ता है कि भाई सच में वो सब ट्रेड्स अपने लिए बन रहे हैं या नहीं। तो बजट के दिन वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा रहती है, तो हमें वो सब वर्कआउट करके बजट के दिन ट्रेडिंग करना है, ये हमेशा याद रखना है। जो हम लॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है लॉन्ग पोजीशंस में। बट नॉर्मली अगर उस दिन या उस वीक के लिए स्विंग ट्रेड वगैरह लेने हैं तो स्विंग ट्रेड्स के लिए डेफिनेटली हमें इसमें थोड़ा सा ध्यान रख के ट्रेड करना पड़ता है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स अनाउंसमेंट ये भी इंपॉर्टेंट रहती है भाई। कॉर्पोरेट जो बड़े कॉर्पोरेट्स है उनका अर्निंग अनाउंसमेंट होता है तो उससे मार्केट पर डेफिनेटली इंपैक्ट होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स के ऊपर ही अपना मार्केट चलता है। और वो अगर अर्निंग अच्छी है तो डेफिनेटली मार्केट उसको पॉजिटिवली लेता है, और वो एटलीस्ट वो कॉर्पोरेट जिनका वो अर्निंग अनाउंसमेंट है उसके हिसाब से वो शेयर्स में तो डेफिनेटली तेजी या मंदी आ जाती है। तो हमें वो ध्यान में रखना पड़ता है भाई, कॉर्पोरेट अर्निंग अनाउंसमेंट अगर कंपनी कर रही है तो वो कैसे आ रहा है उसका रिजल्ट, और वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये हमें वर्कआउट करना पड़ता है। और कुछ ऐसे भी इवेंट्स होते हैं जो नॉन फाइनेंशियल होते हैं बट जिसका इंपैक्ट मार्केट पे आता है, और ये सब चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। तो हमें ध्यान में क्या रखना है कि वो टाइम पे जब भी मॉनेटरी पॉलिसी डिक्लेयर हो, इन्फ्लेशन डिक्लेयर हो, डब्ल्यूपीआई सीपीआई का डेटा है, या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा है, या फिर परचेसिंग मैनेजर का इंडेक्स का डेटा है, बजट डिक्लेयर हो, कॉर्पोरेट अर्निंग्स अनाउंसमेंट हो, या फिर नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स हो, ऐसे डेटा जब आते हैं तो हमें सिर्फ संभल के ट्रेडिंग करनी है। सिंग पोजीशंस अगर लेने हैं तो उसको हेज करना है, नॉर्मली सिंगल नेक पोजीशन नहीं बाय करनी है। इंट्राडे इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए थोड़ा संभल के ट्रेड करना है। और जो लॉन्ग पोजीशन है इक्विटी वाले उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, उनको तो हमें हमेशा फंडामेंटल के हिसाब से कैरी करते रहना है। उसमें अगर स्मॉल रिट्रेसमेंट भी आता है तो भी वो डेफिनेटली वो कवर कर लेता है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है इक्विटीज में। बट बाकी सब ट्रेडिंग जो हम करते हैं उसमें ये सब इवेंट्स का बड़ा हाथ होता है, और ये इवेंट्स में उसमें बड़ी वोलेटिलिटी आ जाती है, तो उससे वोलेटिलिटी से मार्केट अप्स एंड डाउन्स बढ़ता है। तो हमें ये अदर ट्रेडिंग्स के लिए डेफिनेटली ध्यान में रखना है कि भाई अदर ट्रेडिंग करते समय इन सब इवेंट्स का उस पर इंपैक्ट होता है, और वो इंपैक्ट से हमें बचना है थोड़ा सा। तो हमें अपनी पोजीशन हेज करनी है, हेज करके हम अपनी पोजीशन दोनों तरफ के लिए सेव करते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट की, मार्केट में ट्रेड करते समय क्या रूल्स को फॉलो करना है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रहती है। नॉर्मली हर ट्रेडर इन सबको नहीं समझता है और मार्केट के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, जिससे उसका लॉस होता है। अभी आप देखोगे जो भी इंडिया के बड़े ब्रोकर्स है, सब ब्रोकर्स में सेबी ने तो कंपलसरी कर दिया है, जब भी आप लॉग इन करते हो सुबह तभी आपको पहला मैसेज आता है कि भाई इंडिया के एफएनओ ट्रेड्स में, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड्स में नॉर्मली 90% ट्रेडर्स को लॉस होता है, बट सिर्फ 10% ट्रेडर्स है जो प्रॉफिट कमाते हैं। ऐसा क्यों होता है? नॉर्मली हर कोई एजुकेशन लेके ट्रेडिंग करता है, हर कोई उसका थोड़ा बहुत नॉलेज लेता है, कोई यूट्यूब से ले, कोई प्रोफेशनल ट्रेडर से ले, कोई परफेक्टली अंडरस्टैंड करके ले, बट सबके पास थोड़ा बहुत नॉलेज तो होता ही है। बट फिर भी नॉलेज लेने के बाद हमें डेली लॉगिन करने के बाद एक मैसेज आता है कि भाई एफएनओ ट्रेडिंग में नॉर्मली 90% ट्रेडर्स को लॉस होता है और 10% ट्रेडर्स को ही प्रॉफिट होता है। क्या आपने डेली देखा होगा जो लॉगिन करते हैं डीमेट अकाउंट में? जिन्होंने नहीं देखा है वो अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन करके देखें, उन्हें ये डेली मैसेज आएगा। ये कंपलसरी कर दिया है सेबी ने, ये सबको पता होना चाहिए कि भाई 90% ट्रेडर्स को डेली लॉस हो रहा है, क्योंकि ये सेबी के पिछले 3 साल का डेटा है। भाई 3 साल में ऐसा ही हो रहा है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो बायर्स है नॉर्मली ये सब लॉस बायर्स को होता है, क्योंकि नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स बायर होता है, वो सेलर नहीं होता है, क्योंकि बाइंग के लिए कम पैसे लगते हैं। कोई भी ऑप्शन अगर हमें बाय करना है तो 5000 में नॉर्मली बाय हो जाता है, बट वही ऑप्शन अगर हमें सेल करना है तो उसके लिए 1 से 1.25 लाख रुपीज लगते हैं। और 1 से 1.25 लाख रुपीज लगने के बाद भी उसमें जो मिलने वाला प्रॉफिट है वो परसेंटेज वाइज कम होता है कंपेयर टू बाइंग परसेंटेज वाइज, क्योंकि बाइंग अगर हम 5000 का कोई स्टॉक ले रहे हैं तो उसमें परसेंटेज ये रहता है कि 100% भी हमें रिटर्न मिल जाए। बट सेलर्स के लिए वैसे नहीं, सेलर्स के लिए लिमिटेड प्रॉफिट होता है, बट फिर भी सेलर्स ज्यादा पैसे लगाते हैं
तो उसके हिसाब से उनका जो प्रॉफिट रहता है, प्रोबेबिलिटी रहती है वो ज्यादा रहती है। तो हमें ये अवॉइड करना है। अगर हम बायर्स है, नॉर्मली रिटेल ट्रेडर्स तो बाइंग से ही स्टार्ट करता है, तो हमें ये ध्यान में रखना है, तो हम बायर है तो मार्केट के रूल्स को डेफिनेटली फॉलो करना है। अभी जो मार्केट में वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट्स के गुरु माने जाते हैं वॉरेन बफेट, जिन्होंने अपने जिंदगी के 11 ईयर्स में, जब वो 11 ईयर्स के थे, 11 साल के थे, तभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। और अभी अगर उनका आप कोई भी इंटरव्यू देखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई मुझे थोड़ा सा लेट हो गया इन्वेस्टमेंट के लिए। आज हम जो इस क्लास में बैठे हैं उन सबका अप्रोक्सीमेटली अगर एज हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑरेंज ईयर तो 20 से 25 का आएगा, राइट। सब जो यंग लोग हैं वो 20 से 25 के एज में रहते हैं। बट हमें वॉरेन बफेट जी से कुछ इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि भाई उन्होंने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। आज वो दुनिया के टॉप मोस्ट रिचेस्ट पीपल में से है, टॉप 10 में उनका नंबर हमेशा आता है। आप पिछले 10-20 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, 20 साल में उनका टॉप 10 में नंबर हमेशा रहा है। बट फिर भी वो कहते हैं कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा लेट हो गया। अभी सोचिए वो 11 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उन्हें आज ऐसा लगता है कि भाई उन्हें थोड़ा लेट हो गया। तो हम अगर 20-25वें साल में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो भी हम उनसे तो डेफिनेटली लेट है। बट फिर भी जब भी हमें पता चले, जब भी हमें अंडरस्टैंड हो, तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छे रिटर्न्स देके जाती है, लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया इफेक्ट देती है, कंपाउंडिंग इफेक्ट उसका बहुत बढ़िया रहता है, और वो हमें हमेशा कैच करना चाहिए। उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। तो वॉरेन बफेट जी का कहना क्या है मार्केट के बारे में कि नेवर लूज मनी, ये उनका पहला रूल है। ट्रेडिंग करते समय हमें कभी भी अपना पैसा लूज नहीं करना है, ये उनका ट्रेडिंग का पहला रूल है या इन्वेस्टमेंट का पहला रूल है। और उनका रूल नंबर 2 क्या है कि नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है भाई, पहले रूल को कभी भी भूलना नहीं है। पहले रूल को ध्यान में रख के ही हमें हमेशा ट्रेडिंग करनी है, हमेशा इन्वेस्टमेंट करनी है। नेवर लूज मनी, अपना जो कैपिटल है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, और कैपिटल को सेफगार्ड करना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क होता है हर ट्रेडर के लिए, हर रिटेल ट्रेडर के लिए, हर नए ट्रेडर के लिए। तो हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारा जो कैपिटल है उसको हम कैसे सेव करें। ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करने से कैपिटल सेफ नहीं होता है। ओवर ट्रेडिंग में बहुत बार अपना प्रॉफिट और अपना कैपिटल भी कम हो जाता है। तो ओवर ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी है इनिशियल लेवल पे, जब तक आप मार्केट से एक्सपीरियंस नहीं हो। दूसरी बात, मार्केट सुबह 9 से 3:30 बजे तक चल रहता है, मतलब हर समय ट्रेड लेना कोई कंपल्शन नहीं होता है, और हर समय अपना एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शन सही जाए ऐसा भी नहीं होता है। मार्केट भले 1000 पॉइंट ऊपर चले जाए या 1000 पॉइंट नीचे चले जाए, बट ऐसा नहीं होता कि हर ट्रेड को हम सक्सेसफुली ऑब्जर्व कर सके, प्रेडिक्ट कर सके और उसके हिसाब से ट्रेड ले सके। तो हमें हमारी लिमिटेशन हमेशा याद रखनी है, समझनी है, और वो लिमिटेशन के हिसाब से ही वर्कआउट करना है। हमारे सुबह के 2 या 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल चले गए तो उसके बाद मार्केट को वर्कआउट नहीं करना है। देखिए हम जो कैपिटल लगा रहे हैं, सपोज हम 10,000 के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमें उसमें से 2,000 रुपए प्रॉफिट हो गया, तो 10,000 के ऊपर 2,000 प्रॉफिट, ये 20% होता है प्रॉफिट, जो कि बैंक में हमें ईयरली बैंक में पैसा रखने के बाद 6% प्रॉफिट मिलता है। जो इंटरेस्ट मिलता है वो ईयरली अपने कैपिटल के ऊपर 6% मिलता है। और यहाँ पे हम 10,000 रुपए लगा के भी अगर 2,000 रुपए कमाते हैं तो ये दैट इज 20% ऑफ अवर कैपिटल, दैट इज अ बिग अमाउंट विच वी आर गेनिंग फ्रॉम द मार्केट। तो उसके बाद तो हमें स्टेबल हो जाना चाहिए, अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि भाई हमें 20% मिला है, तो उसके बाद तो हमें उस दिन रुक जाना चाहिए। और उसके बाद भी अगर हम ट्रेड करें तो डेफिनेटली जो हमारा कैपिटल है या जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसका कुछ पार्ट का रिस्क हम ले सकते हैं, बट अपने कैपिटल का कभी भी रिस्क नहीं लेना है, ये हमें हमेशा समझना है। अगर हम कैपिटल का रिस्क लेते जाएंगे तो हमारा कैपिटल कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास कैपिटल ही नहीं बचेगा। और हमेशा हम अपने सैलरी में से, हमारे सेविंग में से पैसा कैपिटल में नहीं डाल सकते। ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि हमें अपना कैपिटल बचा के रखना है। इसके लिए वॉरेन बफेट जी के ये रूल हमेशा याद रखने हैं। उसके बाद जैक जी का ये रूल है, जैक डी जी का, बीइंग अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर एंड विनिंग इन अ स्टॉक मार्केट इज अ मैटर ऑफ स्किल, डिसिप्लिन एंड नॉट लक अलोन। ये हमेशा याद रखना है कि भाई सक्सेसफुल इन्वेस्टर और विनिंग ट्रेडर बनने के लिए स्टॉक मार्केट में हमें एक तो स्किल चाहिए, दूसरी बात डिसिप्लिन चाहिए, बट
सिर्फ लक के ऊपर अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। स्किल और डिसिप्लिन तो हमेशा चाहिए, बट अलोन लक कैन नॉट create a big asset. Alone luck cannot give you the big returns which you are expecting from the market. मार्केट से हम अगर कुछ अच्छा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो सिर्फ लक के ऊपर नहीं रहेगा। मार्केट में ज्यादातर लोगों का लॉस अगर आप वर्कआउट करोगे, आपके आप आजू बाजू देखोगे, आपके फ्रेंड सर्कल में देखोगे, कंपनी में देखोगे, आपके सोसाइटी में देखोगे, तो वो होप ट्रेडिंग के वजह से लोगों का ज्यादा लॉस होता है। मुझे ऐसा लगा इसके लिए मैंने सी बाय किया, मुझे ऐसा लगा इसके लिए मैंने पी बाय किया, मुझे ऐसा लगा ये स्टॉक ऊपर जाएगा इसके लिए मैंने इसका ऑप्शन बाय किया, मुझे ऐसा लगा इसके ये स्टॉक बढ़ेगा इसके लिए मैंने इसका फ्यूचर बाय किया। ऐसे होप ट्रेडिंग नहीं करनी है। होप ट्रेडिंग में ज्यादातर सिर्फ सेलर का फायदा होता है, बायर्स को कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि बायर्स के अगेंस्ट मार्केट जाता है। बायर्स को प्रॉफिटेबल सिनेरियो सिर्फ एक ही रहता है कि उसके एक्सपेक्टेड मार्केट जाए तो, बट एक्सपेक्टेड मार्केट कब जाएगा? जब हम अच्छा प्रेडिक्शन करेंगे, जब हम मार्केट को समझेंगे, जब हम मार्केट को चार्ट की लैंग्वेज से वर्कआउट करेंगे और चार्ट की लैंग्वेज को डेली इंप्लीमेंट करके उससे प्रेडिक्शन निकालेंगे और वो प्रेडिक्शन के ऊपर ट्रेड लेंगे, तभी हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगा। क्योंकि अगर हम बायर है तो सेलर्स में क्या होता है? सेलर्स में अगर साइडवेज मार्केट होता है तो भी सेलर का फायदा होता है और उसके एक्सपेक्टेड वेज जाए तो भी उसका फायदा होता है, बट वो बायर्स को नहीं होता है। अगर हम नॉर्मल बायर्स है, स्मॉल अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना है, हमें स्किल और डिसिप्लिन को फॉलो करना है और जो चार्ट कहता है उसी को फॉलो करना है, ना कि अपने दिल को कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है इसके लिए मैं ये बाय करूं। ऐसा नहीं होता है। मुझे ऐसा लग रहा है ये बजट के दिन मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए तो भी मैं अभी बाय करके पीसी बाय करके रखूं, ऐसा नहीं होता है। डेफिनेटली ये साल इलेक्शन है तो इलेक्शन में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सब्सिडी देगी, बहुत ज्यादा पब्लिक के लिए कुछ ज्यादा ऑफर रखेंगी, कंपनी उसके लिए कुछ ज्यादा ऑफर देंगी, एफआईएस की इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी डेफिनेटली, तो वो कुछ सेक्टर्स को डेफिनेटली फायदा होगा उसका, ये हम सबको पता है। ये इस साल इलेक्शन है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट मार्केट को ऊपर रखना चाहती है, बट हम जो स्मॉल पोजीशंस ले रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल रिटेल ट्रेडर एक तो पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाता, अगर होल्ड नहीं कर पाता तो फिर वो मार्केट बाद में बढ़ेगा तो भी क्या फायदा है जब तक आप अपनी पोजीशन क्लोज कर लेंगे। अगर आप सेम एक्सपायरी में काम करें और ये एक्सपायरी में उसका इफेक्ट नहीं आया, अगले एक्सपायरी में आया, तो आपका फायदा क्या है? तो आपको तो लॉस बुक करना पड़ेगा। तो ये सब चीजों को हमें हमेशा समझना है कि भाई हमारा लॉस ना हो, इसके लिए हमें स्किल और डिसिप्लिन को फॉलो करना है, ना कि अपने लक को, ना कि होप को। और होप ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी है। मार्केट में कुछ भी हो जाए, हर ट्रेडर को ये ध्यान में रखना है भाई होप ट्रेडिंग नहीं है। मैं कहता हूं या मुझे लगता है ऐसा कभी ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा नहीं होता है मार्केट में। तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि भाई मुझे जो ट्रेडिंग करनी है वो स्किल और मेरे डिसिप्लिन के ऊपर होनी चाहिए। मुझे कुछ रूल्स होने चाहिए, उसी रूल्स को मुझे फॉलो करके ट्रेडिंग करनी है, तभी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा। और उसमें रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो भी हमें कैलकुलेट करना है, वो हम आपको बाद में बढ़ाएंगे डेफिनेटली आगे, बट आपको ये सब वर्कआउट करना है, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है, याद रखिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूल है मार्केट का, द गोल ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर इज टू मेक द बेस्ट ट्रेड, मनी इज सेकेंड। देखो, अगर आप पैसों को टारगेट रख के काम करोगे तो मार्केट में ज्यादातर लोगों को पैसा नहीं बनता है। अगर आप पैसे को टारगेट रख के काम करोगे, उससे अच्छा अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने की सोचोगे, प्रॉफिटेबल वर्कआउट, देखो ट्रेड अगर अच्छा जाता है तो डेफिनेटली उससे पैसा बनेगा, बट पैसा ये सेकेंडरी है। आपको ट्रेड ऐसा लेना है जिसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी हो, जिसमें पॉसिबिलिटी अच्छी हो, उसमें भी लॉस हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि 100% कोई भी प्रेडिक्शन सही नहीं होता है। बट फिर भी अगर हम उसको प्रेडिक्ट अच्छा करते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी अच्छी वर्कआउट करते हैं और अच्छे सेटअप पे अगर कोई ट्रेड लेते हैं, उसके बाद भी अगर उसने लॉस दिया तो ठीक है, तो वो लॉस हमें एक्सेप्ट करना है। बट अगर हमने ट्रेड अच्छा लिया तो उसमें पैसे मिलने की गारंटी ज्यादा रहती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ट्रेड अच्छा रहता है। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमें ट्रेड जो है वो सेटअप के ऊपर लेना है, ना कि पैसे को देख के। और हमारा ट्रेड सेटअप के हिसाब से ही एंट्री एग्जिट पॉइंट वर्कआउट होने चाहिए। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि भाई अभिमन्यु और अर्जुन दोनों तीरंदाजी में माहिर थे, बट जो चक्रव्यूह था, चक्रव्यूह में एंट्री कैसी करनी है ये अभिमन्यु को पता था, बट एग्जिट कैसे करना ये अभिमन्यु जी को नहीं पता था। उसके लिए उनका वहां पे देहांत हो गया, उनको वीर मरण प्राप्त हो गया। बट अर्जुन के बारे में वैसा है क्या? नहीं, अर्जुन को एंट्री भी पता है, एग्जिट भी पता है। तो उसके लिए वो अर्जुन जी चक्रव्यूह में कभी नहीं फंसे। ये हमें ध्यान देना है कि भाई ये डिफरेंस है अभिमन्यु और अर्जुन में। भले
वो अर्जुन जी से ही सीखा था कि भाई वो चक्रव्यूह में एंट्री कैसे करना है, बट एग्जिट कैसे करना है वो उनको नहीं पता था अभिमन्यु जी को। इसके लिए उनका देहांत हो गया, उनको वीर मरण प्राप्त हो गया। तो हमें अभिमन्यु मार्केट में नहीं बनना है, हमें अर्जुन बनना है। तो अर्जुन को एंट्री भी पता होती है, एग्जिट भी पता होती है, और उसी के हिसाब से हमें ट्रेडर्स को भी ध्यान में रखना है, भाई हमें एंट्री भी पता होनी चाहिए, एग्जिट भी पता होनी चाहिए, होप ट्रेडिंग नहीं करना है। और हमारा ट्रेड अगर अपने सेटअप में बेस्ट बनता है तो उससे प्रॉफिट बनने की श्योरिटी ज्यादा रहती है, प्रोबेबिलिटी, और उससे पैसा ऑटोमेटिकली बनेगा। तो हमें पैसों के पीछे नहीं भागना है, हमेशा ट्रेड अच्छा हो इसके पीछे भागना है। ट्रेड अगर अच्छा लेते हैं हम तो उससे पैसा बनेगा, कुछ ट्रेड्स में लॉस भी होगा, बट फिर भी अपना फाइनली एंड ऑफ द मंथ हम अपने ट्रेड्स को हर वीकली अगर एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा भाई हमने अच्छे सेटअप पे ट्रेड लिए तो डेफिनेटली मार्केट से पैसा बनता है। बट उसके लिए स्किल और डिसिप्लिन को फॉलो करना जरूरी है, जो नॉर्मली ट्रेडर नहीं करता है, जिसकी वजह से उनको लॉस बेयर करना पड़ता है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई आपको सेटअप के ऊपर ही ट्रेड लेना है, गलती से भी होप ट्रेडिंग नहीं करनी है, और सेटअप के ऊपर ट्रेड करके आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, और उससे पैसा सेकेंडरी इनकम जो है वो ऑटोमेटिकली आएगा। तो आपको पैसों के ऊपर टारगेट नहीं करना है, टारगेट अपने सेटअप के ऊपर करना है, ट्रेड हमारा अच्छा हो इसके ऊपर करना है। ट्रेड अच्छा होगा तो डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा, ये ध्यान में रखना है। अभी जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या क्या चीजों की इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चीजें अपने मोबाइल में होनी चाहिए, कौन कौन से वेबसाइट को हमें फॉलो करना है, कहाँ कहाँ से हमें इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन मिलती है। मार्केट में तो बहुत सारे सोर्स है, यूट्यूब पे जाओगे तो यूट्यूब पे कल का प्रेडिक्शन आज ही डिक्लेयर करने वाले बहुत सारे यूट्यूबर्स है। बट देखिए वो यूट्यूबर्स रहते हैं, अभी यूट्यूब को आप कितना फॉलो करते हो मुझे नहीं पता। यूट्यूब में जब हम किसी को फॉलो करते हैं तो वो जो डेटा है वो डेफिनेटली भरोसे वाला होना चाहिए, ट्रस्टवर्थी होना चाहिए, ये याद रखिए। ज्यादातर यूट्यूबर्स क्या कहते हैं, उनके बेसिक उनके पास अंडरस्टैंडिंग तो डेफिनेटली होती है, वो भी पैसा कमाते हैं, वो सही बात है, बट उन्होंने वो पैसा कमाने के लिए उनके जिंदगी के पहले कुछ साल दिए होते हैं। ये पहली एक बात, ये हमें ध्यान में रखना है। कोई भी हम अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कोई प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट देखते हैं, जिन्होंने 1 लाख रुपए कमाया, किसी ने 5 लाख रुपए कमाए, तो मार्केट में ऐसा होता है कि भाई उन्होंने 1 लाख कमाया, 5 लाख कमाया, बट उसमें हमें ये नहीं पता होता कि उन्होंने कितने पैसे के ऊपर कमाया, उनका कैपिटल कितना रहेगा। तो परसेंटेज वाइज अगर हम कैलकुलेट करें तो हम उतना ही प्रॉफिट हम मार्केट में कमाते हैं। 10,000 के ऊपर अगर हम 2,000 प्रॉफिट कमा रहे 20%, तो वो 1 करोड़ के ऊपर 5 लाख रुपए कमा रहा है। ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो सिर्फ हमें प्रॉफिट दिखा दे, भाई मैंने 5 लाख रुपए कमाया, बट उसने उसमें कितना कैपिटल लगा ये हमें पता नहीं होता है। तो इसके लिए स्क्रीनशॉट के पीछे नहीं जाना है। टेलीग्राम में ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट आते हैं जिसमें आपको दिखाई जाता है आज इसने 5 लाख कमाए, आज इसने 10 लाख कमाए, आज इसने 1 लाख रुपए कमाए, बट इसके पीछे आपको हमें समझना है उन्होंने मार्केट के लिए उतना समय दिया है। पहली बात, उन्होंने उसके पीछे मार्केट को कम से कम 3 से 5 साल दिए होते, तभी आज वो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं। हम अगर नए हैं तो उनसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। दूसरी बात, उनके पीछे कुछ बड़ा कैपिटल लगा होता है, उसके वजह से वो उतना परसेंटेज वाइज प्रॉफिट निकाल पाते हैं। हम उतना बड़ा कैपिटल नहीं ला सकते, तो हमारे छोटे प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम परसेंटेज वाइज उनसे अच्छा अगर प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो हमें उसमें खुश रहना चाहिए, याद रखिए हमेशा। अदरवाइज क्या होता है, उससे दिक्कत होती है सबके लिए। तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि भाई हमें टेलीग्राम वाले जो स्क्रीनशॉट आते हैं उनको फॉलो नहीं करना है। उसके पीछे एक तो उसका साल लगे रहते हैं बहुत सारे, और उसके बाद उसने बड़ा कैपिटल लगाया रहता है, तो सही रहता है डेफिनेटली, बट उसके पीछे दो चीजें रहती है, एक तो उसके टाइम उन्होंने जो दिया है मार्केट को, दूसरी बात उसने जो कैपिटल लगाया, तो वो दो चीजों को फॉलो करना है हमें। मार्केट में किन किन चीजों को फॉलो करना है, भाई मोबाइल एप्स लगते हैं कुछ मार्केट को फॉलो करने के लिए। स्टॉकेज एक ऐप है जिससे हमें पता चलता है डेली अपने मार्केट में जो इंट्राडे ट्रेड्स करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट चीजें रहती है। तो उनके लिए एफआईएस और डीआईएस ने डेली की ट्रेडिंग एक्टिविटीज क्या की वो आपको स्टॉकेज से पता चलती है। स्टॉकेज में एप्लीकेशन अगर आप मोबाइल पे डाउनलोड करेंगे, एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, और इस पे आईफोन पे भी अवेलेबल है स्टॉकेज, तो आप ये दोनों जगह पे डाउनलोड कर सकते हो, गूगल प्ले से डाउनलोड करके या प्ले स्टोर पे से भी अवेलेबल है, तो वहां पे आप ये डाउनलोड करके रख सकते हो, जिससे आपको डेली एफआईएस और डीआईएस की ट्रेडिंग एक्टिविटीज पता चलती है। ये इंपॉर्टेंट रहती है नेक्स्ट डे के मार्केट के प्रेडिक्शन के लिए, और नेक्स्ट डे मार्केट का मूव क्या रहेगा उसको वर्कआउट करने के लिए। फिर उसके बाद हमें investing.com का यूज करना है, ताकि हमें पता चले कि भाई ग्लोबल मार्केट ट्रैकिंग क्या है, वर्ल्ड के जो मार्केट्स है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं आज,
तो उनमें क्या हो रहा है उसका भी इम्पैक्ट अपने मार्केट के ऊपर परसेंटेज वाइज आता है। आप कहोगे 100% आएगा, तो 100% नहीं आता है, बट परसेंटेज वाइज डेफिनेटली आता है। तो वर्ल्ड मार्केट में हमें कौन कौन से मार्केट को फॉलो करना है? यूएस मार्केट को फॉलो करना है, यूरोप मार्केट को फॉलो करना है, निकेई मार्केट को फॉलो करना है, और गिफ्ट निफ्टी को फॉलो करना है। अभी गिफ्ट निफ्टी क्या है? गिफ्ट निफ्टी पहले सिंगापुर निफ्टी था, जो सिंगापुर एक्सचेंज पे ट्रेड होता था। बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने उसको गुजरात के गिफ्ट सिटी में ट्रांसफर कर दिया, सिंगापुर गवर्नमेंट से परमिशन लेके, उनसे फॉलो कर लेके। अभी वो गिफ्ट निफ्टी इंडिया में ही ट्रेड होता है, बट वो इंडियंस के लिए नहीं है। जो फॉरेनर्स है, जो फॉरेन फंड्स है, जो फॉरेन फंड से इन्वेस्ट करते हैं, वो फॉरेनर्स के लिए गिफ्ट निफ्टी ट्रेड होता है, और वो मार्केट आवर्स के बाद भी ट्रेड होता है। उसके दो सेशंस रहते हैं, जो मार्केट आवर्स के बाद भी ट्रेड होता है और मार्केट आवर्स से पहले ट्रेड होता है मॉर्निंग में। अपना मार्केट दोपहर 3:30 बजे बंद हो जाता है, बट उसके बाद भी वो ट्रेड होते रहता है, और सुबह भी अपने मार्केट से पहले सुबह 6:30 बजे उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो गिफ्ट निफ्टी में जो भी प्रेडिक्शन आता है नॉर्मली, वो डेफिनेटली अपना निफ्टी फॉलो करता है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी इज अ पार्ट ऑफ इंडियन निफ्टी ओनली। सिर्फ उसको फॉरेनर्स इन्वेस्ट करते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी जहां पे है, गिफ्ट निफ्टी में अप मूव अगर हमें दिख रहा है मार्केट से पहले, तो डेफिनेटली अपने मार्केट भी उसके हिसाब से थोड़ा गैप अप ओपनिंग होंगे। बट गिफ्ट निफ्टी अगर नीचे दिखा रहा है, तो अपना मार्केट भी थोड़ा बहुत गैप डाउन हो सकता है। बट 100% उतने ही पॉइंट्स होगा क्या? नहीं, उसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करना है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी की वैल्यू अपने मार्केट से थोड़ी सी ज्यादा होती है। उसका जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा रहता है, जो स्पॉट प्राइस रहता है, वो डेफिनेटली अपने मार्केट से थोड़ा सा ज्यादा रहता है। और गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से परसेंटेज वाइज अगर वो 100 पॉइंट ऊपर है, तो अपना मार्केट 80 पॉइंट भी ऊपर जा सकता है। तो वो देखना है। अगर गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट नीचे है, तो अपना मार्केट 80 पॉइंट भी नीचे आ सकता है। तो वो परसेंटेज वाइज थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं, बट गिफ्ट निफ्टी को 90% डेफिनेटली अपना मार्केट फॉलो करता है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी इज अ प्रोपोर्शनल परसेंटेज ऑफ इंडियन निफ्टी ओनली, और वो सिर्फ फॉरेनर्स के लिए, अपने लिए नहीं है, बट उसको हमें फॉलो करना है। बट इससे ये सबका डेटा हमें कहां से मिलेगा? investing.com से। तो investing.com पे हमें ग्लोबल मार्केट्स को देखना है, डाउ जोन्स को देखना है, यूरोपियन मार्केट्स को देखने हैं, और निकेई मार्केट्स को देखना है, और गिफ्ट निफ्टी को देखना है। ये सब चीजें हमें देखनी है। फिर उसके बाद हमें मनी कंट्रोल वेबसाइट है, उसको भी फॉलो करना है। उससे हमें वहां पे भी हमें ग्लोबल डेटा मिल सकता है कि ग्लोबल डेटा, ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहे हैं, वो डेटा हमें मनी कंट्रोल से भी मिलता है। बट मनी कंट्रोल पे न्यूज अपडेट्स बहुत अच्छे आते हैं, जो अगर आप मनी कंट्रोल फॉलो करते हैं उनको पता होगा। न्यूज अपडेट्स, कोई भी शेयर्स में कोई बड़ी बल्क बाइंग हुई, बल्क सेलिंग हुई, कुछ अपडेट्स हुआ, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई, उसके न्यूज मनी कंट्रोल से अच्छे आते हैं। तो मनी कंट्रोल भी एक अच्छा एप्लीकेशन है, जिसे हम डाउनलोड करके रख सकते हैं, जिससे हमें अच्छे रिटर्न्स, अच्छे अपडेट्स मिलते हैं। फिर वेबसाइट्स हमें कौन कौन सी फॉलो करनी है? वेबसाइट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है NSEindia.com, क्योंकि ये वेबसाइट है अपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट। और हम ज्यादातर जो ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक की ट्रेडिंग तो हमारी BSE और NSE दोनों पे चलती है, बट दोनों के अपडेट्स NSE पे आते ही ऑलरेडी स्टॉक के अपडेट्स। तो NSE वेबसाइट पे हम इसके अपडेट देख सकते हैं। प्लस जो हमारे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स है, FNO पे ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स है, इंडेक्स पे ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स है, उनके लिए NSE इंडिया वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इस पे इस सबका डेटा आते रहता है। इसको डेटा को हमें फॉलो करना है। वो कैसे करना है वो हम आगे सीखेंगे, बट हमें पता होना चाहिए कि भाई ये वेबसाइट हमारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट लिस्ट में होनी चाहिए, तो इसे हमें बुकमार्क करके रखना है। दूसरी वेबसाइट और दूसरा एप्लीकेशन है ट्रेडिंग व्यू। ये ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में होना ही चाहिए, और ये वेबसाइट हमारे कंप्यूटर में डेफिनेटली बुकमार्क में होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू हमें हमेशा लगती है। तो इसको डेफिनेटली फॉलो करना है। नॉर्मली ये फ्री वेबसाइट है, जहाँ पे हम दुनिया के हर वर्ल्ड के चार्ट देख सकते हैं, शेयर्स के स्टॉक चार्ट देख सकते हैं, और उसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसके लिए ट्रेडिंग व्यू इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। उसके बाद investing.com पे एक अच्छा फीचर है, जहां पे हमें ग्लोबल मार्केट के सिनेरियोस पता चलते हैं। इकोनॉमिक कैलेंडर रहता है उसपे, जो हमें investing.com से लेना है। तो इकोनॉमिक जो भी अपडेट्स आते हैं, यूएस का कुछ डेटा आने वाला रहता है, चाइना का कुछ डेटा आने वाला रहता है, यूरोप की कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स रहती है, तो उसका अपडेट इकोनॉमिक कैलेंडर से हमें investing.com से मिलता है। तो वहां पे हमें वो इकोनॉमिक कैलेंडर्स के लिए हेल्प कर लेना है investing.com का। इसके लिए investing.com ये वेबसाइट भी अपने बुकमार्क्स में होनी चाहिए। उसके बाद न्यूज चैनल्स अगर आप कोई देखते हो, तो CNBC आवाज एक न्यूज चैनल है, और जी बिजनेस एक न्यूज चैनल है। अभी मैं मेरी तरफ से मैं इंडिविजुअली जी बिजनेस को फॉलो करता हूँ। आप से कोई CNBC आवाज को फॉलो करता रहेगा तो ठीक है, दैट इज नॉट। भाई CNBC आवाज के बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है, कभी मैंने वो चैनल को फॉलो नहीं किया। तो मैं जी बिजनेस को फॉलो इसलिए करता हूँ, क्योंकि जी बिजनेस में काफी हद तक, देखो 100% कोई भी न्यूज चैनल को फॉलो नहीं करना है, और न्यूज चैनल वाले कह रहे हैं इसके लिए वो शेयर को बाय नहीं करना है, वो कह रहे हैं इसके लिए उसको सेल नहीं करना है, बट उसमें अगर वो कुछ शेयर्स बताते हैं
तो वो मूवमेंट चार्ट पे दिख रहा है या नहीं, ये हमें पहले कंफर्म करना है। वो बता रहे हैं वैसी मूवमेंट अगर चार्ट में दिख रही है, अपना प्रेडिक्शन चार्ट के हिसाब से अगर उसी मूवमेंट में जा रहा है, तभी हम वो स्टॉक में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो जी न्यूज पे दिखाया जाए या कोई भी टीवी चैनल पे दिखाया जाए। बट 100% ब्लाइंडली देखो, किसी भी एडवाइजर के ऊपर, किसी भी चैनल के एडवाइस के ऊपर कभी भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वो रिस्की होता है। तो वो हमें नहीं करना है। हमें हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी एडवाइस अगर आती है तो उसको पहले उसका चार्ट देखना है, ओपन करना है। देखो चार्ट देखने में 2 मिनट लगते हैं, बट 2 मिनट लेट हो जाएगा तो चलेगा, बट ब्लाइंडली अपना पैसा उसके एडवाइस के ऊपर नहीं लगाना है कभी भी। ये हमेशा ध्यान में रखने वाली चीज है। भाई कोई एडवाइस दे रहा है, आपने किसी की पेड एडवाइजरी ली है, तो उसमें भी कुछ बहुत सारे स्टॉक्स बताए जाते हैं, भाई इसका सी बाय करो, पी बाय करो, बट उसमें क्या रहता है वो प्रोपोर्शनल मूवमेंट कैच करना बहुत जरूरी रहता है। अगर वो मूवमेंट गलत हो गई तो उसके बाद जो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो उसमें बहुत सारा बड़ा लॉस होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो हमें लॉस नहीं बियर करना है। और ऑप्शंस बाय करते समय ज्यादातर इनिशियल लेवल पे हेज करना अच्छी चीज होती है, जिससे हमारी पोजीशन सेफ हो जाती है। हेज करना यानी एक इंश्योरेंस लेना, जैसे कि हमारी पोजीशन को इंश्योरेंस मिल जाए, जैसे हमें लॉस कम हो। प्रॉफिट लिमिटेड होता है उसमें, बट उसमें हम इंश्योर्ड रहते हैं। तो वो हमें हेजिंग भी सीखनी है आगे। बट अगर आपको न्यूज चैनल कोई फॉलो करना है तो जे बिजनेस आप कीजिए, मैं भी उसको फॉलो करता हूँ, बट ब्लाइंडली नहीं करना है। उससे सिर्फ व्यूज लेने हैं, आज मार्केट क्या होगा, फॉरेन के मार्केट्स कैसे है, तो ये मॉर्निंग में आप मार्केट ओपन होने से पहले आधा घंटा देख सकते हैं, जिससे आपको थोड़े से अपडेट मिल जाते हैं। बट 24 घंटा उसको नहीं फॉलो करते बैठना है, और 24 घंटा उसी को फॉलो करते बैठेंगे तो आप थोड़े रिस्क में आ सकते हैं, तो वो हमें नहीं करना। इसके बाद वाली चीज है भाई, टॉप स्टॉक मार्केट मिथ्स। मिथ्स यानी क्या, कि जो एजम्पशन, रॉन्ग एजम्पशंस जो लोगों ने बना के रखे हैं, या फिर नॉर्मल रिटेल लोगों के बीच में है, तो ये हमें ध्यान में रखने हैं कि भाई जो रॉन्ग मिथ्स है उनको कभी भी फॉलो नहीं करना है। इन्वेस्टिंग इन स्टॉक इज ओनली फॉर एक्सपर्ट्स, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम है क्या, नहीं। ऐसे बहुत सारे स्मॉल इन्वेस्टर्स है, यंग इन्वेस्टर्स है, जिनका वो एक्सपर्ट्स नहीं है, बट वो किसी एक चीज को परफेक्ट कर लेते हैं। देखो मार्केट में हजारों चीजें हैं, बट हजारों चीजों को हम एक्सपर्ट हो सकते हैं क्या, नहीं। आज मैं मार्केट में पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ, बट मैं मार्केट में पूरी तरह से परफेक्ट हूँ क्या, नहीं। आज मेरे भी कुछ प्रेडिक्शन गलत होते हैं, बट हमें ये एक्सेप्ट करना है, भाई हम भी इंसान है। तो इंसान 100% प्रेडिक्ट मार्केट को नहीं कर सकता है। भगवान है वही मार्केट को प्रेडिक्ट 100% कर सकते हैं। हम इंसान है, तो हमें ये अपनी लिमिटेशंस को वर्कआउट करना है। भाई हम इंसान है तो हमारा प्रेडिक्शन 100% सही नहीं हो सकता, बट और हम 100% एक्सपर्ट भी नहीं बन सकते, बट हम कोई चीज, कोई सिस्टम, कोई इंडिकेटर्स, कोई अपना सेटअप, उसको अगर हम डेली फॉलो करेंगे, तो वो सेटअप हमें क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिटेबल ट्रेड देगा। 100% देगा क्या, नहीं। तो उसके लिए हमें मार्केट के हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होना है, कुछ चीजों को अच्छी तरह से बेहतर तरीके से समझना है, जिससे हम मार्केट में अच्छे ट्रेडर बन सके और जो प्रॉफिटेबल हो सके। स्टॉक मार्केट रिक्वायर्स लार्ज इन्वेस्टमेंट, ये गलत चीज है भाई। इसमें सिर्फ करोड़पति आ सकते क्या, नहीं। इंडिया में ऐसे बहुत सारे पेनी स्टॉक्स है जो फ्यूचर में अच्छे रिटर्न देंगे, इनकी वैल्यू 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए के आसपास है। यस बैंक, अभी यस बैंक का रिजल्ट अभी कल ही अच्छा आया, तो अभी यस बैंक कल देखो बढ़ेगा। तो यस बैंक लास्ट वीक में किसी ने लेके रखा होगा तो उसको फायदा होगा, क्यों भाई, वो उसका रिजल्ट अच्छा है। तो ऐसे बहुत सारे स्मॉल अमाउंट है जहां से हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो लार्ज इन्वेस्टमेंट लगती है, ये गलत चीज है, ये गलत मिथ है, ये हमें नहीं ध्यान में रखना है। ये सब गलत चीज है जो हमें वर्कआउट करनी है। भाई हमें पता होना चाहिए मार्केट क्या है। हम कोई कुछ कम चीजों में भी अगर हम परफेक्ट बन जाते हैं, तो हम मार्केट में अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। हमारे पास बड़ा पैसा होना चाहिए ऐसी कोई जरूरत नहीं, हम स्मॉल अमाउंट से भी ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे प्रॉफिट लेके वो हम इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बड़ा एसेट बना सकती है। तो ऐसे कोई और, राकेश झुनझुनवाला जो इंडिया के बड़े इन्वेस्टर थे, उन्होंने 5,000 रुपीज से स्टार्ट किया था। मोहम्मद अनवर करके इंडिया महाराष्ट्र के अमलनगर जिला के एक इन्वेस्टर्स है, जिन्होंने 1980 में विप्रो कंपनी में 10,000 रुपए डाले थे। आप मुझे नेक्स्ट वीक में या फिर व्हाट्सएप पे मुझे अपडेट बताइए भाई, उन्होंने जो 1980 में 10,000 रुपए डाले थे, उसकी आज की वैल्यू क्या है। आप शॉक हो जाएंगे भाई, उन्होंने 80 में 10,000 रुपए डाले थे। 1980 में मेरे पिताजी के पास भी 10,000 रुपए थे, बट उन्होंने वो टाइम पे घर लिया, खेती ली, सोना लिया, बट शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं किए, क्योंकि उनको नहीं पता था भाई शेयर में इन्वेस्टमेंट करना इतना प्रॉफिटेबल होता है। बट जिन्होंने करके रखा है वो 10,000 इन्वेस्ट 1980 में उन्होंने विप्रो कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा, आज उसकी वैल्यू कितनी है आप देखोगे तो बहुत बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे आपको। आप सबको ये गूगल पे सर्च करना है,
कि भाई मोहम्मद अनवर करके एक इंसान है जिन्होंने विप्रो कंपनी में 1980 में 10,000 रुपए डाले थे, उसकी आज वैल्यू क्या है, और कल मुझे व्हाट्सएप पे इसका रिप्लाई देना है कि मोहम्मद अनवर जी ने 10,000 जो 1980 में डाले थे उसकी आज की वैल्यू क्या है। आप सब शॉक हो जाएंगे। जिनको पता है वो तो डेफिनेटली नोइंग दैट, बट जिनको नहीं पता है उनको ये वर्कआउट करना है भाई उसकी वैल्यू क्या है। हाई रिस्क मींस हाई रिटर्न, ऐसा नहीं होता है। हर बार हमें हाई रिस्क लेनी जरूरी नहीं होती है। हम जो स्टॉप लॉस लगाते हैं वो स्मॉल अमाउंट का लगाते हैं तो उसमें रिस्क बड़ी नहीं होती है, बट स्टॉप लॉस को फॉलो करना है तो उसमें हाई रिस्क अपनी अवॉइड हो जाती है। स्टॉक दैट फॉल विल राइज, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कोई स्टॉक जो बहुत गिर जाता है तो वो बढ़ेगा, तो ऐसे 100% कोई लिखी वही बात नहीं है कि भाई ये ऐसे स्टॉक फॉल हुआ है तो 100% बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। अभी रिलायंस पावर देखो, रिलायंस पावर पहले बहुत ज्यादा अच्छा स्टॉक था, तो फिर गिर गया, तो अभी वो थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, बट वो 100% वही वैल्यू पे जाएगा क्या, नहीं, पता नहीं। यस बैंक देखो 400 रुपए पे गया था, वहां पे उससे वो फॉल होकर 6-7 रुपए तक आ गया, अभी वो वापस 400 रुपए जाएगा क्या, और कभी जाएगा ये पता नहीं। तो इतने दिन हमारा वैल्यू हमें इन्वॉल्व नहीं रखना है, इतने दिन के लिए होल्ड नहीं करना है, वर्कआउट नहीं करना है, इसके लिए हमें इन सब चीजों को ध्यान रखना है। भाई जो स्टॉक फॉलो हो तो राइज होगा, उसको कोई गारंटी नहीं रहती है, और उसमें भी फंडामेंटल अच्छा है तो वो स्टॉक डेफिनेटली राइज होता है, बट वो कंसोलिडेशन पीरियड के बाद। तो कंसोलिडेशन पीरियड क्या है ये हमें वर्कआउट करना है। हैविंग अ लिटिल नॉलेज इज फाइन। देखो लिटिल नॉलेज इज नॉट फाइन, लिटिल नॉलेज इज इनकम्प्लीट नॉलेज, और इनकम्प्लीट नॉलेज से हमेशा लॉस होता है, उसमें रिस्क होती है। हमें क्या करना है, थोड़ा बहुत नॉलेज, बट कोई भी चीज हमें मार्केट में वर्कआउट करनी है, कुछ इंडिकेटर्स को, कुछ सेटअप को, कुछ सिस्टम को, तो उसको परफेक्टली वर्कआउट करना है। सिर्फ थोड़ा बहुत हर चीज का थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेंगे तो कोई फायदा नहीं है। आप मार्केट में कम से कम 10,000 इंडिकेटर है, मार्केट में सिस्टम सेटअप 10,000 से ज्यादा है, बट हम 10,000 सेटअप पे काम कर सकते क्या, नहीं। हम 10,000 इंडिकेटर पे काम कर सकते क्या, नहीं। तो उसमें से हमें हमारे लिए कुछ अच्छे वर्कआउट करने, 4-5 हमारे पास सेटअप हो, 4-5 हमारे पास इंडिकेटर हो, वही इनफ होता है, उसी से आप जिंदगी भर ट्रेडिंग कर सकते हो प्रॉफिटेबल। बट आपको वो अपने सेटअप के ऊपर, आपके इंडिकेटर्स के ऊपर भरोसा होना चाहिए, उन सबके सेटअप को फॉलो करो, अपना सेटअप बनाओ, ये सेटअप पे आएगा तभी ट्रेड लेना है, सेटअप पे नहीं आएगा तो ट्रेड नहीं लेना है, वेट करना है। तो ये पेशेंस अपने पास होना चाहिए। मैं 9 से 3 बैठा रहूं बट मेरे सेटअप में ट्रेड नहीं मिला तो मैं वेट करूं, तो ये मेरा परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। हर चीज का आधा आधा नॉलेज रहेगा तो कोई फायदा नहीं है, बट मेरा जो सेटअप है उन सेटअप के बारे में, मेरे इंडिकेटर्स के बारे में, मेरे सेटअप के बारे में मेरे पास पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी मैं अच्छा ट्रेडर बन सकता हूँ। तो 10,000 चीजों का पूरा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, बट जो कुछ चीजें का नॉलेज ले वो आप परफेक्ट लो तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। बाय लो एंड से हाई, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। हर चीज हमें लो प्राइस में बाय करनी है और हाई प्राइस पे सेल करनी है, ऐसा नहीं पॉसिबल होता है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, जब ट्रेंड स्टार्ट होता है तब हम बाय करते हैं। तो सपोज ये 10 रुपए का शेयर है, वो ट्रेंड स्टार्ट 25 रुपए तक ट्रेंड स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो वो 25 रुपए तक जाने के लिए उसको 2-3 साल लगे, बट 25 रुपए के बाद उसका ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो हम 25 रुपए में बाय करेंगे, उसको 10 रुपए में बाय करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 से 25 रुपए आने में उसको 3 साल लग गए, बट 25 से वो 200 रुपए तक 1 साल में जा सकता है, क्योंकि उसका ट्रेंड स्टार्ट हो गया, मूव स्टार्ट हो गया, ट्रेंड में आ गया वो। तो हमें वो ट्रेंड में बाय करना है, ना कि लो प्राइस में। हमें हमेशा लो प्राइस को ध्यान में नहीं रखना, क्योंकि लो प्राइस से वो कंसोलिडेशन पीरियड खत्म होने में बहुत टाइम लगता है, तो वो कंसोलिडेशन प्राइस में हमें लो प्राइस में बाय करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें हमेशा फर्स्ट ट्रेंड में बाय करना है, जो अप ट्रेंड रहता है, जो सेकंड टर्म रहती है मार्केट के साइकिल की, उसी में हमें बाय करना है, अप ट्रेंड में। टाइम द मार्केट, टाइम द मार्केट मतलब मार्केट को हम सिर्फ टाइम नहीं कर सकते, बट मार्केट के ट्रेंड को वर्कआउट कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और उसके हिसाब से ट्रेड लेके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो हमें ये सब ध्यान में रखना है। मार्केट के मिथ्स या मार्केट में जो भी फैले हुए झूठे सच है, आधे सच है, उनको नहीं फॉलो करना है। इन्वेस्टिंग के लिए हमें एक्सपर्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, बट हम जो भी कुछ नॉलेज लो, कुछ अच्छे कंसेप्ट समझो, कुछ अच्छे कंसेप्ट को फॉलो करो, और अच्छे कंसेप्ट को अगर आप ज्यादा टाइम फॉलो करोगे, ज्यादा अच्छे तरीके से वर्कआउट करोगे, तो आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल बन सकते हो। स्टॉक मार्केट के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट से कर सकते हो। हाई रिस्क मीन हाई रिटर्न, ऐसा नहीं होता है। हम स्टॉप लॉस से अपने रिस्क को मिनिमाइज कर देते तो हाई रिस्क की कोई जरूरत नहीं होती। स्टॉक दैट फॉल विल राइज, ऐसा नहीं होता है। कोई कोई स्टॉक्स इतने लॉस नीचे आ जाते कि भाई उसमें वो बढ़ते ही नहीं है बाद में, तो हमें ऐसा नहीं है, ये रूल नहीं है कि भाई जो फॉल हुआ वो बढ़ेगा, बट उसमें से फंडामेंटल अच्छे स्टॉक होते हैं वो राइज होते हैं। हैविंग अ लिटिल नॉलेज इज फाइन। देखो हर चीज का लिटिल नॉलेज नहीं फायदा है, बट किसी चीज का परफेक्ट नॉलेज हो जाए, कंप्लीट नॉलेज, तो वो फायदेमंद है। तो हमें ध्यान रखना, बाय लो एंड सेल है, हमेशा ऐसा नहीं होता, और बाय लो करके बैठेंगे तो वो कंसोलिडेशन पीरियड लंबा हो सकता है, तो हमें ज्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा। उससे अच्छा ट्रेडिंग मार्केट में बाय करो, तो उससे हमें प्रॉफिट अच्छा जल्दी होगा। टाइम द मार्केट, टाइम को मार्केट नहीं करना, ट्रेंड को टाइम करना है। ट्रेंड अगर हम टाइम कर पाए तो फिर हमें ट्रेंड के हिसाब से पैसा मिलेगा। अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, दोनों ट्रेंड में पैसा बनता है, बट वो हमें ट्रेंड को वर्कआउट करना है। मार्केट को
वर्कआउट नहीं करना है, हम मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते 100%, तो मार्केट के ट्रेंड को वर्कआउट करना है। ओके, ये सब मिथ्स को वर्कआउट करना है भाई, ये मिथ्स है तो ये सब अपने दिमाग से चली जाए भाई। मार्केट सिस्टमैटिक पैसा देता है, सिस्टम से काम करो तो पैसा मिलता है। ये मार्केट साइकिल हमने कल ही देखा था, आज भी मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि भाई मार्केट में एक स्टेज आती है एक्यूमुलेशन पीरियड, यहाँ पे मार्केट शेयर की प्राइस बहुत लो होती है, तो ये लो प्राइस में हमें बाय करना है क्या, नहीं। उसके बाद ये जो फर्स्ट ट्रेंडिंग स्टेज स्टार्ट होता है, स्टेज 2, यहाँ पे हम बाय करते हैं नॉर्मली। फर्स्ट ट्रेंड के बाद जो रिट्रेसल के बाद प्राइस आती है, तो नॉर्मली ये ब्रेकआउट पे हम प्राइस बाय करते हैं, और उसके बाद ये जो मूव है स्टेज 3 तक जाता है मूव, डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है, तभी हम ये शेयर्स में से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं परसेंटेज वाइज। जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं उसमें परसेंटेज वाइज बुक करते हैं, जो पेनी स्टॉक रहते हैं उसमें 100% प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ये हमें समझना है। स्टेज 2 में अगर हमने एंट्री कर ली तो स्टेज 3 पे जो फंडामेंटली स्ट्रांग है उसमें परसेंटेज वाइज बुक करना है प्रॉफिट, और जो पेनी स्टॉक्स है उसमें 100% प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि पेनी स्टॉक में दिक्कत ये रहती है कि भाई एफआईएस डीआईएस की इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्टॉक प्राइस बढ़ाने के लिए होती है, उसके बाद उसको गिराते भी है, तो उसमें हमें अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं रखना है, या एटलीस्ट जो इन्वेस्ट किया बेसिक अमाउंट है हमने जो कैपिटल डाला था वो रिकवर कर लेना है, उसके बाद प्रॉफिट में हम रिस्क ले सकते हैं, बट अपना इन्वेस्टेड अमाउंट तो निकलना चाहिए। और जो बड़े फंडामेंटल स्टॉक्स है उसमें क्या करना है, उसमें हम स्टेज 3 के बाद भी होल्ड कर सकते हैं, बट उसमें परसेंटेज वाइज प्रॉफिट बुक कर लेना है, 60% प्रॉफिट बुक कर लेना है, और उसके बाद 40% का हम रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि वो स्टेज 5 आएगी तो भी वो स्टेज 1 के नियर नहीं आएगी। पेनी स्टॉक में क्या होगा, स्टेज 5 जो आएगी वो स्टेज 1 के करीब आ सकती है, उसके नीचे भी जा सकती है, पेनी स्टॉक में ऐसे होता है। बट जो लार्ज कैपिटल स्टॉक्स है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, उसमें क्या होता है, स्टेज 5 जो आती है वो स्टेज 1 के अबोव ही आती है, तो वो इतना नीचे नहीं गिरता है जितना वो बहुत पहले था, उतने नीचे नहीं आता, तो ये एडिशनल बेनिफिट्स रहते हैं। बट ये मार्केट साइकिल को हमें फॉलो करना है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम मार्केट के कुछ स्टॉक्स देखेंगे जो इक्विटीज में आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉफिटेबल होंगे विथ एग्जांपल्स। आपको क्या करना है मार्केट में, अभी ये सबके पास ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन रहेगा मेरे ख्याल से, और सबको पता रहेगा ट्रेडिंग व्यूज में कुछ इंडिकेटर्स हमें लगाने होते हैं। अभी 15 मिनट है अपने पास, तो 15 मिनट में हमें आपको कुछ इंडिकेटर्स के साथ स्टॉक कैसे सिलेक्ट करने हैं, जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, जो मैं इतने सालों से, पिछले 10 सालों से यूज कर रहा हूं, और 10 सालों से ये स्ट्रेटेजी के ऊपर मैंने प्रॉफिट कमाया है, और यू वोंट बिलीव कि कितने परसेंटेज में प्रॉफिट इससे मिलता है। ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूं नेक्स्ट 15 मिनट में। देखो आपको कैंडल का नॉलेज है या नहीं, हम कैंडल का नॉलेज कल लेने वाले हैं डेफिनेटली अगले लेक्चर में, बट आपको मैं एक स्ट्रेटेजी दे रहा हूं। आज हमने इक्विटी पार्ट पढ़ा, तो इक्विटी में जो हमें इन्वेस्ट करना है, तो इक्विटी के कुछ शेयर्स अभी मैं बताने जा रहा हूं जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, और कमिंग आने वाले फ्यूचर्स में भी अच्छे रिटर्न्स आपको देंगे। ऐसे कुछ शेयर्स है जिनको हम अभी देखेंगे। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके, परफेक्टली ओके। चलो अभी हमने इसमें इंडिकेटर्स लगाया, मैं आपको बताता हूं कि इसमें हमने कौन कौन से इंडिकेटर लगाया है। देखो मैं पहले इस इंडिकेटर को निकाल देता हूं तो आपको पता चले भाई हमने इसमें कौन कौन से इंडिकेटर लगाया। ये देखो, ये स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स, आपने नाम सुना होगा, स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स, एक ये स्टॉक है जिसकी अभी मार्केट की वैल्यू कुछ ज्यादा नहीं है, नॉर्मली है, 22 रुपए के आसपास है, बट ये हमने पहले यहाँ पे लिया था जब इसकी वैल्यू 3 रुपीज थी। तभी इसकी वैल्यू 3 रुपीज थी, आपको पता है 2021 में इसकी वैल्यू 3 रुपीज थी, तब हमने ये लिया था, और हमारे स्टूडेंट्स थे वो टाइम पे, उनको भी दिया था, तो उन्होंने ये बाय करके इसमें अच्छा प्रॉफिट कमाया था। बट मैं इसको कैसे हमने वर्कआउट किया था ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई इसको हमने वर्कआउट कैसे किया था, और ये स्ट्रेटेजी है जो आपको जिंदगी भर काम आएगी। तो आपको इस पे ध्यान रखना है भाई, ये बढ़िया स्ट्रेटेजी है, आप कोई भी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर सकते हो, बट ये जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है जो मैंने सीखी है अपने एक्सपीरियंस से, और ये बहुत बढ़िया काम करती है, तो आपको भी इसको वर्कआउट करना है। इसमें हमें 2 इंडिकेटर्स लगाने हैं नॉर्मली। इसमें मैंने ये वॉल्यूम लगा के रखा है क्योंकि वॉल्यूम का भी थोड़ा हेल्प होता है हमें, वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो डेफिनेटली उससे हेल्प मिलती है, बट एडिशनल 2 इंडिकेटर्स हमें लगाने हैं। देखो ये भी मेरे फेवरेट इंडिकेटर्स है,
इसमें मिनिमम इंडिकेटर्स है, इससे ज्यादा इंडिकेटर्स के ऊपर मैं काम नहीं करता हूं, क्योंकि क्या है, अगर आप 50 इंडिकेटर्स के ऊपर काम करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो आपको तो पहले क्या करना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक, ये भारत ट्रेडर का अलोकेट किया हुआ इंडिकेटर है, ये आपको लेना है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक अलोकेटेड बाय भारत ट्रेडर, ये आपको ध्यान में रखना है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये इंडिकेटर आपको लगाना है, ये मैंने यहां पे लगा दिया। उसके बाद मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये एक ट्रेड इंडिकेटर है, ये जो हमें लगाना है। बट इससे पहले हम ये रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक लगा के नहीं, पहले देख लेते। ये यहाँ पे लग गया। अभी देखो ये जो नॉर्मल उसकी सेटिंग है, इसमें हमें सेटिंग में जाके एक चेंज करना है। ये जो यहाँ पे पीरियड लिखा है 123, ये हमें चेंज करके इसको 52 करना है। 52 क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। ये क्या है, ये हम कोई भी चार्ट, ये जो लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटीज में चार्ट देखते हैं वो वीकली चार्ट रहता है, क्योंकि हमें वीकली पोजीशन के ऊपर उसकी पोजीशन वर्कआउट करनी रहती है। और फिर जब हम एक बार एंट्री कर ले स्टॉक में तो उसके बाद हमें डेली का चार्ट देखना है। बट इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जो एनालिसिस करना है वो वीकली पे करना है, और उसके इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम अपनी पोजीशंस को वेरीफाई करने के लिए हमें उसमें एग्जिट कब होना है, उसके लिए हम डेली पोजीशंस को देखेंगे। बट हमें जो इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है वो हमेशा वीकली के ऊपर से ढूंढोगे, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी रहेगी और उसमें लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनेगा। मैं आपको ये बताता हूं प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ। हमने यहाँ पे लगा दिया रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये इंडिकेटर लगा दिया। और ये देखो ये क्या है, देखो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर का यूज क्या है नॉर्मली। ये क्या करता है, जो निफ्टी के एनुअल रिटर्न्स है, अभी हमने यहाँ पे 52 लगाया, मतलब ये 52 वीक्स के रिटर्न्स हो गए। निफ्टी के जो 52 वीक्स के रिटर्न्स है, उससे अगर ये स्टॉक कम रिटर्न दे रहा है तो ये जो जीरो लाइन है उसके नीचे ये रेड लाइन आ जाएगी, ये यहाँ पे आपको दिख रही है, राइट। ये जो रेड लाइन है मतलब ये स्टॉक ने कंपेयर टू निफ्टी कम रिटर्न दिए, और जब भी ये जीरो लाइन के ऊपर ग्रीन लाइन में आ जाती है तभी ये स्टॉक ने कंपेयर टू निफ्टी ज्यादा रिटर्न दिए हैं। तो हमें ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जिनका रिटर्न निफ्टी से ज्यादा है। तो ये हमें कहां पे मिलेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर हम इंडिकेटर लगाते हैं तो उससे हमें पता चलता है जब भी वो ग्रीन लाइन में हो तभी हमें ये स्टॉक्स को वर्कआउट करना है। जब वो रेड लाइन मतलब ये जीरो लाइन के नीचे हो, रेड में हो, तभी उसमें एंट्री नहीं करनी है। तभी उसमें अगर हमारी पोजीशन होगी तो हमें वो एग्जिट कर लेनी है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। बट जब भी ये जीरो लाइन के ऊपर हो तभी वो शेयर में हम एंट्री कर सकते हैं। ये हमारा पहला इंडिकेटर हो गया रिलेटिव स्ट्रेंथ। दूसरा इंडिकेटर हमें लगाना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये हमने इंडिकेटर लगा दिया। अब ये नॉर्मली क्या है, 9 डेज का एवरेज है, राइट। ये भी हमें सेटिंग में जाके इसको करना है 30 डेज। देखो हम जब इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट मूविंग एवरेज होता है 30 इन्वेस्टमेंट के लिए। स्मॉल और मूविंग एवरेजेस है वो सब हमें इंट्राडे में काम आते हैं, बट अगर हम लॉन्ग टर्म इक्विटीज का फॉलो कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इक्विटीज के लिए बेस्ट मूविंग एवरेज है 30, तो उसको हम फॉलो करेंगे 30 डेज। तो ये 30 वीक्स का एवरेज हो गया। तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें दो चीजें देखनी है कि भाई उसका जो परफॉर्मेंस है शेयर्स का वो कंपेयर टू निफ्टी अच्छा होना चाहिए। सिर्फ वो अच्छा होगा तब हम शेयर बाय करेंगे क्या, नहीं। उसके साथ वो जो शेयर की वैल्यू है वो 30 मूविंग एवरेज के अबव होनी चाहिए। मैंने आपको कहा कि ये हमने यहाँ पे 3 रुपए पे बाय किया था, तभी क्यों किया था वो वीक में, क्योंकि वो 30 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा था। और इसका जो निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी ये स्टॉक जो है वो परफॉर्म भी मार्केट में अच्छा कर रहा था। तो हमें ये देखना है कि भाई जो स्टॉक कंपेयर टू निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और प्लस जिसका मूविंग एवरेज 30 से अबव उसकी कैंडल बनी है, तभी उसमें हमें एंट्री करनी है। तो ये स्विस इलेक्ट्रिक कंज्यूमर गुड्स में हमने 2021 में 3 रुपीज को बाय किया था, तभी अगर आप उसका मूवमेंट देखोगे कि भाई वो 3 रुपीज से 22 रुपीज तक चला गया था अप्रोक्सीमेटली। तो कुछ स्टूडेंट ने उसके बाद यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक किया था, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि भाई सर हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं 16 रुपीज के ऊपर, दैट इज ओके डेफिनेटली। बट देखो अगर यहाँ तक भी 15 रुपए तक भी अगर किसी ने बुक किया रहेगा तो उसका जो अमाउंट है वो 500 टाइम्स हो गया था। यू वोंट बिलीव कि भाई 3 रुपीज का शेयर 15 रुपीज हो जाता है। मतलब अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए डाले होते तो
500 टाइम्स, मतलब 5 लाख रुपए हो गए। और कब तक, देखिए अगर यहां पे डालना था दिसंबर को, और यहां तक हो गए थे जनवरी में। दिसंबर के फर्स्ट वीक में पैसा डाला, जनवरी के फर्स्ट वीक में 500 टाइम्स हो गया। 5 वीक में 1 2 3 4 5 6 वीक में ये 500 टाइम्स हो गया। तो यू वोंट बिलीव कि इतने अच्छे रिटर्न देता है ये इंडिकेटर कि आप इस पे भरोसा कर सकते हो। इसके बाद हमने ये यहां पे भी बाय किया था, ये शॉर्टफॉल होने के बाद 14 रुपए पे। उसके बाद ये यहां पे बेच दिया था अप्रोक्सीमेटली 27-28 में, मतलब इसमें 200% रिटर्न आए थे, बट ये रिटर्न्स बहुत बढ़िया थे। इसके बाद इसमें सेलिंग की पोजीशन बनानी थी, तो ये सेलिंग की पोजीशन हमने, देखो अभी सेलिंग की पोजीशन हमारे एनएससी और सेबी के रूल के हिसाब से हम इक्विटीज में सेल करते हैं तो सिर्फ इंट्राडे में सेल कर सकते हैं। तो ये हमने इस इंट्राडे में ही सेल किया था, बट ज्यादा क्वांटिटी सेल की थी तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिला था कुछ कुछ दिन। बट एफएनओ के स्टॉक रहते हैं जिसमें हम फ्यूचर सेल कर सकते हैं या ऑप्शन सेल कर सकते हैं और जिसमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है। बट ये एफएनओ का स्टॉक नहीं है, बट ये इक्विटी स्टॉक है जो हम सिर्फ इंट्राडे में सेल कर सकते हैं। बट फिर भी ठीक है, इसमें हम बाइंग भी ढूंढ सकते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे इसने ऑरेंज को क्रॉस किया, बट यहाँ पे इसका इनकम निफ्टी के कंपैरिजन में अच्छा नहीं है, तो मार्केट में ये ग्रीन में नहीं दिखा रहा है। और प्लस सेकंड चीज, जब भी कोई भी जो हमने मार्केट का साइकिल देखा था, यहाँ पे ये साइकिल देखा था डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मार्केट साइकिल, जो स्टेज 1 के एक्यूमुलेशन के बाद स्टेज अप ट्रेंड में आता है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड में आता है, जिसका स्टेज 3 कंप्लीट हो गया और स्टेज 4 के बाद कोई एक्यूमुलेशन आता है, तो वो स्टेज में हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि जब स्टेज 3 के बाद वो स्टॉक गिरा हुआ है तो उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस आते हैं। स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 में उतने रेजिस्टेंस नहीं होते, बट स्टेज 5 में वापस वो बढ़ने के लिए स्टेज 4 के जितने बार वो डाउनफॉल हुआ है उतने वो रेजिस्टेंस फेस करता है। तो ये स्टॉक भी जब ऊपर से गिरा था तो ये मार्केट साइकिल में जो भी रेजिस्टेंस बने थे, तो ये रेजिस्टेंस अभी ये फेस कर रहा है। और ये जब स्विस मिलिट्री जिस दिन ये रेजिस्टेंस है ये क्रॉस करेगा, उसके बाद हम इसमें वापस 23 रुपए के बाद बाय कर सकते हैं। तो फिर हमें तब, लेकिन हमें उसमें उस दिन दोनों कंडीशन को फॉलो करना है। एक तो वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, दूसरी बात ये कंपेयर टू निफ्टी अच्छा इनकम दे जाना चाहिए, क्योंकि ये कंपेयर टू निफ्टी मतलब क्या रहता है, जो उसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उसको ये फॉलो करता है ऑरेंज, और उसके हिसाब से ये ग्रीन हो जाता है। तो ये हमें फॉलो करना है, और फिर ये अगर उसका जो लास्ट रीजन है उसको क्रॉस करता है तो उसके बाद इसमें हम एंट्री ले सकते हैं। तो आप ये नोट डाउन करके रखिए, स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स जो अबोव 23 के अबोव हमें बाय करना है, बट क्लोजिंग कैंडल के बाद, ये हमेशा ध्यान में रखना है, इन बिटवीन नहीं। देखो ये ऊपर गई थी बट इसने क्लोज नहीं किया ऊपर, ये इसके नीचे क्लोज हो गई, तो इसमें हमें बाइंग नहीं दी थी, राइट। इसके ऊपर क्लोज हो जाने के बाद ही हमें बाय करना है, तब तक इसमें नहीं करना है, ये ध्यान में रखिए। तो ये स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स ये हमारा स्टॉक है जिसमें हमने 500 टाइम्स पैसे अर्न किए थे, बट आप भी इसमें अच्छे पैसे अर्न कर सकते हो फ्यूचर के लिए, बट 23 के बाद, वो भी क्लोजिंग कैंडल के बाद, वो ध्यान में रखना है। उसके बाद ये और एक स्टॉक है, मैं आज आपको लिस्ट ही दे रहा हूं, आपको ये वर्कआउट करना है। ये देखो ऑरम प्रॉपटेक करके एक स्टॉक है, ये देखिए, ये हमने यहां पे बाय किया था, यहां 344 पे अप्रोक्सीमेटली 340 के आसपास कुछ बाइंग की थी वो टाइम पे। उसके बाद उसने 2 महीनों में वो स्टॉक डबल हो गया, 733 तक गया। उसके बाद ये रेड कैंडल में ही हमने एग्जिट कर लिया था क्योंकि वो बहुत ऊपर चला गया था, बट कुछ स्टूडेंट ने हमारे यहीं पे बुक कर लिया था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे भी कुछ परसेंटेज वाइज अच्छे रिटर्न आए थे। अभी क्या रहता है, जो ये तभी भी ये लार्ज कैप कंपनी नहीं थी, स्मॉल कैप में आती थी ये कंपनी, तो हमने क्या किया भाई, इसमें 100% प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर ये लार्ज कैप कंपनी होती तो हम इसमें परसेंटेज वाइज प्रॉफिट बुक कर लेते, बट इसमें जो भी प्रॉफिट दिख रहा है ये 100% बुक करना है, क्योंकि देखो हमने एंट्री यहाँ पे की थी 344 पे, बाद में एफआईएस ने इसको बढ़ाया, एफआईएस के इन्वेस्टमेंट ने, बट जब इसको गिराया तब जो हमने प्राइस बाय किया था उसके भी नीचे वो प्राइस को लेके गए। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम जो भी प्राइस पे बाय कर रहे हैं उसके नीचे भी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स है वो जा सकते हैं। इसके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में अगर हम बाइंग करते हैं तो उसमें प्रॉफिट को 100% बुक करना है, बट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में अगर हम बाइंग कर रहे हैं तो उसमें हम परसेंटेज वाइज बुक करेंगे और उसको होल्ड करेंगे।
उसमें ऐसा नहीं होता है, बट स्मॉल स्केल में ऐसा हो सकता है। अभी देखो ये गिरने के बाद ये जो अपना लाइफ टाइम रेजिस्टेंस है, ये देखो यहाँ पे कभी गिरा था, 2020 में गिरा था, और 2020 के बाद 2024 आ गया, तब तक ये इसको क्रॉस नहीं कर पाया। ये अभी लंबा फेज है, और लंबे फेज के ये रेजिस्टेंस को इसने अभी लास्ट वीक क्रॉस किया है, और ये अभी रिट्रेस कर रहा है। तो रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनती है अगले हफ्ते, तो उसमें हम बाइंग कर सकते हैं ऑरम प्रोपटेक। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसको अभी बीच में कोई रेजिस्टेंस वैसे तो नहीं है, तो इसका इनिशियल टारगेट 709, इतना तो लंबा नहीं रहेगा, बट इसको स्टेप वाइज जाएंगे। 338 इसका पहला टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, तो 338 इसका पहला टारगेट रह सकता है। तो एटलीस्ट मनी इसमें डबल हो सकता है। इसमें ग्रीन कैंडल बनने के बाद आप इसमें स्मॉल अमाउंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसका पहला टारगेट रहेगा 338। ये आप नोट डाउन करके रख लीजिए, या फिर आप इसको सिर्फ वॉच कीजिए। जो हमारे प्रेडिक्शन है वो सही आते हैं नहीं आते, आपको ये इसका प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा, तभी आपको हमारे ऊपर भरोसा होगा भाई जो हम आपको स्टॉक सजेस्ट कर रहे हैं वो सच में इतने अच्छे प्रेडिक्ट करते हैं और अच्छे हो जाते हैं। तो आपको ये प्रैक्टिकली वर्कआउट करना है। उसके बाद ये एक स्टॉक है, ये भी आपको देखना है। ये देखिए, ये झील एक्वा लिमिटेड, ये हमने यहाँ पे कुछ बाय किया था, यहाँ ये कैंडल के ऊपर 8 रुपीज में। आप सोच सकते हो भाई 8 रुपीज का स्टॉक है, कोई बाय करता है, बट देखो कैसे रहता है सर जी, आपको जब भरोसा हो जाता है ना सिस्टम के ऊपर, तब आप बाय करते हो। ये इसका प्रीवियस इस परफॉर्मेंस के हिसाब से तो ये लाइफ टाइम रेजिस्टेंस था डेफिनेटली। अभी इसमें तो हमने इसने पहले पे इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की थी जब ये 6-7 रुपीज का था, बट तभी भी इंडिकेटर इसने यहाँ पे दिया था, बट यहाँ पे इनकम नहीं शो हो रहा है उसका, उसका इनकम शायद वो टाइम पे नहीं होगा। बट इसके बाद यहाँ पे ग्रीन में था, तो यहाँ पे भी बाय कर सकते थे, और इसके बाद भी इसने अच्छे रिटर्न दिए थे। बट चलो ठीक है, हमने वो टाइम पे इसको बाय नहीं किया था, हमने इसको ये टाइम पे बाय किया था जब इसकी प्राइस 8 रुपीज के आसपास थी। उसके बाद वो कहाँ तक चला गया था, 16 रुपीज तक चला गया था। देखो, तो हमने 16 रुपए पे तो नहीं, यहाँ पे कुछ सेल किया था 15 के आसपास। ठीक है, तो 15 भी इनफ है, अप्रोक्सीमेटली 100% रिटर्न दे दिए, डबल हो गई प्राइस, तो दैट इज इनफ। तो ये सिस्टम जो है अपना, ये इतना बढ़िया काम करता है। और एंट्री करने के बाद आपको डेली चार्ट देखना है, डेली चार्ट के हिसाब से आप अपना प्रॉफिट परसेंटेज वाइज बुक कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट उसको वीकली और डेली से कंपेयर करते बैठना है, और उसके हिसाब से बुक करना है। देखो अभी ये इतना फॉल हुआ है, तो ये बड़े फॉल के हिसाब से ये इसका लाइफ टाइम रेजिस्टेंस है, तो इसको अगर अभी बढ़ना है तो ये लाइफ टाइम रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद अगर हम इसको बाय करेंगे तभी अच्छा रहेगा। तो ये लाइफ टाइम रेजिस्टेंस है, तो इसको नोट डाउन करके रखना है भाई, ये लाइफ टाइम रेजिस्टेंस जब भी क्रॉस होगा 12 रुपीज है, तो ये 13 रुपीज के ऊपर चला जाता है, तभी हम इसमें बाइंग कर सकते हैं जिल एक्वा लिमिटेड। ये भी आप नोट डाउन करके रखिए, ये 13 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग देता है, तभी हम इसमें बाय करेंगे स्मॉल क्वांटिटीज, और ये उसको रखेंगे। तो ये हमें बाद में, तभी हमें कंडीशन फॉलो करनी है 13 रुपीज के साथ, इसका वॉल्यूम भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ये इनकम इसका ग्रीन होना चाहिए, और इसके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। ये 3 कंडीशन अगर फॉलो होती है तो इसमें हम बाइंग करेंगे, और ये फिर हमें अगले 6 महीने में अच्छा रिटर्न देके जाएगी। ये हमें नोट डाउन करना है, आप सबको नोट डाउन करना है। ये तो हमारे रेडार में है ही, और हम इसको बाय करेंगे 13 रुपीज के बाद। बट आप भी अगर इसको बाय करोगे, इन्वेस्ट करोगे, तो ये अच्छा रिटर्न देके जाएगी आपको, क्योंकि ये स्मॉल स्केल वाले स्टॉक्स है। तो मैं आज आपको सिर्फ स्मॉल स्केल वाले ही स्टॉक दिखा रहा हूं, ताकि आप इन्वेस्ट कर सको इनिशियल लेवल पे। ये और एक स्मॉल स्केल स्टॉक है, विजिट एजू सर्विसेज लिमिटेड। ये बहुत बढ़िया स्टॉक्स है क्योंकि इसने क्या किया, इसने लाइफ टाइम जो रेजिस्टेंस था ये इसने ब्रेक कर दिया ऑलरेडी, और वो भी गैप अप से ब्रेक कर दिया है। तो ये बहुत बढ़िया है कि इसने गैप अप से इसको ब्रेक कर दिया है, और ये अभी इनकम भी इसका ग्रीन हो गया है। तो अभी ये हमने 76 पे बाय नहीं किया है, बट ये हमारे रडार में था, बट इसने गैप अप ओपनिंग कर दी, तो ये हम अभी मंडे बाय करेंगे 83 में। और इसका भी टारगेट, क्योंकि ये अभी ओपन स्काई है इसके लिए, देखो ये कभी भी ये प्राइस पे गया नहीं था, तो अभी इसके लिए ओपन स्काई है, तो ये शायद थोड़ा रिट्रेस करेगा, क्योंकि इसने लाइफ टाइम जो रेजिस्टेंस था हाई उसको ब्रेक किया, तो ये थोड़ा रेजिस्ट करेगा, तो ये थोड़ा नीचे आएगा डेफिनेटली रिट्रेस करने के लिए, और रिट्रेस करके बाद में ऊपर जाएगा, तभी हम इसको बाय करेंगे, या फिर रिट्रेस के लिए आएगा तभी हम वापस इसको बाय करेंगे, और फिर ये अच्छा रिटर्न देके जाएगा अप्रोक्सीमेटली। देखो अभी इसने क्या किया है, ये कहां से था, 2013 से, बाप रे बाप,
10 साल का रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है, 10 साल का। यहां से भी अगर कैलकुलेट करो तो 17 से 23, 6 साल का रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। तो 6 साल का अगर हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं यहां से यहां तक, तो 6 साल में यहां से वो यहां तक आया अप्रोक्सीमेटली 2900, कम से कम 74 से 38 तक, मतलब कितने पॉइंट्स हो गए, 34 और 36 पॉइंट। तो यहाँ से और 36 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए। तो 36 पॉइंट्स के यहाँ तक होते हैं 110 तक। तो इसका 110 पहला टारगेट रहेगा, 110। ओके, तो ये 110 तक जा सकता है। तो ये आप टारगेट में रखिए कि जब रिट्रेस के लिए नीचे आए तो रिट्रेस के बाद उसको बाय कर लीजिए, या फिर अपने ऑब्जर्वेशन लिस्ट में रखिए और ये 110 तक जाता है कि नहीं आप चेक कर लीजिए नेक्स्ट 6 महीने में। ये नेक्स्ट 6 महीने में 110 तक जाएगा। ओके, उसके बाद ये एक स्टॉक है। ये सब हमारे निकाले हुए स्टॉक्स है जो हम वर्कआउट करते रहते हैं। ये देखिए अभी ये स्टॉक्स है मेडिको रेमेडीज, ये हमने निकाल के रखा है, बट इसको हमने बाय नहीं किया क्योंकि इसके लाइफ टाइम रेजिस्टेंस के ऊपर है, नजदीक है। तो ये पहले तो लाइफ टाइम रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल बना के क्लोज करे। और ये इसका इनकम जो है कंपेयर टू निफ्टी ग्रीन ही है जब से लॉन्च हुआ है तब से। बट जब ये क्रॉस करेगा तभी भी अगर ये ग्रीन रहेगा और वॉल्यूम अच्छा रहेगा तब हम इसको बाय करेंगे और फिर उसको होल्ड करेंगे अच्छे रिटर्न्स के लिए। ओके, तो ये हमें देखना है भाई, ये इसका जो रेजिस्टेंस है 102 वाला, 100 वाला, वो एक बार क्रॉस करे और उसके ऊपर क्लोजिंग दे तो उसके बाद हम इसमें एंट्री कर सकते हैं मेडिको रेमेडीज, हमें ये याद रखना है। उसके बाद ये और एक स्टॉक है नाथ बायोजिन्स। ये भी देखो, ये जब यहाँ पे था तभी हमने कुछ बाय किया था, कुछ परसेंटेज वाइज बहुत कम किया था, बट वो टाइम पे क्या था, शायद यहाँ पे बाय किया था और उससे इतने रिटर्न्स मिले थे थोड़े बहुत। इसमें ज्यादा रिटर्न्स नहीं बने, 328 से लेके 460 तक गया था, बट इसमें 450 के बाद ही हमने कुछ एग्जिट कर लिया था, 450 के आसपास। ठीक है, बट ठीक है, बट देखो 316 से लेके अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसको, ये नहीं, ये यहाँ पे बाय किया था 318 के आसपास, 320 के आसपास और 440 तक। ठीक है, वॉट इट इज। तो वो टाइम पे यहाँ पे इतने एटलीस्ट 100 रुपीज का तो अप वो आया था जो हमने कैच किया था 2021 में। ओके, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड आ गया तो इसको तो हमने रडार पे रखा है, बट ये इसका जो लाइफ टाइम रेजिस्टेंस है ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो हमें पहले तो ये चेक करना है ये ब्रेक होके इसके ऊपर क्लोज दे। ये क्लोज देगा तो इसमें देखो अभी इसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस आ जाते हैं। जब ये स्टेज 4 में आ जाता है तो मैंने आपको पहले ही कहा है, जब स्टेज 4 आ जाता है, मैंने आपको ये कहा था स्टेज 4 के बाद जब स्टेज 5 से वो प्रोग्रेस करता है तब उसको मल्टीपल रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ता है, राइट। तो ये मल्टीपल रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है, तो ये पहला रेजिस्टेंस अगर क्रॉस कर लेगा तो ये दूसरा रेजिस्टेंस आ जाएगा, उसके बाद ये तीसरा रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो अभी ये थोड़ा ब्रेक लेके लेके बढ़ेगा, बट फिर भी ठीक है, इसमें चांसेस तो है ये ब्रेक करेगा वॉल्यूम के साथ तो ये बढ़ेगा डेफिनेटली। इसमें हम वापस, तो हमें क्या देखना है वो टाइम पे ये 30 एवरेज के मूविंग एवरेज के अबो हो, इसका इनकम ग्रीन हो, तभी हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये लंबा समय हो चुका है ऑलरेडी, 21 से लेके 24 तक, तो 3 साल हो गए। तो 3 साल के बाद ये जब ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली रिट्रेस करके वो अच्छा रिटर्न देगा। ये और एक स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट इसमें भी इसका लाइफ टाइम जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक होने का हमें वेट करना है। ये 58 रुपीज का कुछ रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हो जाए, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज देती है, यहाँ पे इसका इनकम ग्रीन है और वॉल्यूम अगर बढ़ता है तभी हम इसको बाय करेंगे। डॉलेक्स एग्रोटेक करके ये कंपनी है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद ये प्रदीप फॉस्फेट करके एक अच्छी कंपनी है, इसका देखो इसका इनकम ग्रीन में है और ये हमने लास्ट वीक में बाय किया, 2 हफ्ते पहले, जनवरी के फर्स्ट वीक में इसको बाय किया था हमने, अप्रोक्सीमेटली 72 के आसपास कुछ बाइंग थी इसकी, ये कैंडल के ऊपर, रेड कैंडल के ऊपर। तो ये 72 के वक्त हमने कुछ इसको बाय किया है और इसने अभी क्लोजिंग दी है 81 के ऊपर। ठीक है, ज्यादा रिटर्न नहीं बने बट फिर भी इसमें अच्छे रिटर्न्स बने। और ये इसने क्या, इसका पहला रेजिस्टेंस ब्रेक किया है और ये इसको रिट्रेस करने नीचे आया था, तो ये रिट्रेस करके और थोड़ा अच्छा भागेगा, तो हम इसमें अच्छे रिटर्न्स के एक्सपेक्टेड से बैठे हुए हैं। ओके, ये और एक स्टॉक है, ये देखो ये स्टॉक है जिसने पदुमजी पेपर, ये अच्छा स्टॉक है और जिसने ऑल टाइम रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसको रिट्रेस्ट भी किया है, रिटेस्ट भी किया है। अभी रिटेस्ट करके ये डेफिनेटली ऊपर जाएगा, तो ये अच्छा है।
जो हमने इसमें ये वीक में ही बाइंग ले ली थी अप्रोक्सीमेटली, ये क्रॉस होने के बाद ये हमारा 55 का रेजिस्टेंस था, तो 55 के ऊपर 56 में कुछ हमने बाय लिया होगा, सिस्टम पे देखना पड़ेगा मुझे, बट ये 56 के ऊपर बाइंग ली थी इसमें हमने लास्ट वीक। और ये अभी देखो यहां से लेके दो 2020 से लेके 24 तक 4 साल का ये रेजिस्टेंस है, तो 4 साल का रेजिस्टेंस ब्रेक किया है तो डेफिनेटली ये इतना मूव तो देगा, तो अप्रोक्सीमेटली ये और 30 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो ये 90 तक जा सकता है अप्रोक्सीमेटली 90 तक, क्योंकि ये अभी ओपन स्काई है इसके लिए, तो ये 90 तक जा सकता है, थोड़ा रुक रुक के जाएगा 90 तक, तभी हम इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे, या फिर कोई बड़ी ग्रीन रेड कैंडल बन जाए तभी भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट ये नॉर्मली 90 का टारगेट लेके हम चल रहे हैं। और इसके नीचे 51 का हमारा स्टॉप लॉस है, अगर ये बढ़ते जाएगा तो डेफिनेटली हम वो बढ़ते के हिसाब से स्टॉप लॉस टेल करते जाएंगे, अगर नहीं बढ़ता है तो हमारा 51 का स्टॉप लॉस है, क्योंकि ये जो ब्रेक कैंडल है उसके नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस है, तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, जितनी क्वांटिटी ली है उसके हिसाब से हम इसको ट्रेल करते रहेंगे। ये और एक स्टॉक है जो हमने निकाला है हमारे सिस्टम में से, देखो अभी ये जो है वो पहले अपनी जर्नी को ब्रेक करके स्टेज 5 में आया हुआ है, कि ये ऊपर गया था, ऊपर से नीचे आया है, और यहां से देखो तो यहां से ये नीचे में है 2021 से लेके अभी तक, तो अभी तो पहले इसको हमें ये पुराना रेजिस्टेंस है, लाइफ टाइम रेजिस्टेंस, उसको ब्रेक करने देना पड़ेगा, कि इसके ऊपर चला जाए 52 के ऊपर, तभी हम इसमें बाय पोजीशन ले सकते हैं, तो उसके बाद इसको एक नियर रेजिस्टेंस और एक मिलेगा, वो रेजिस्टेंस बाय करेगा तो फिर ये यहां तक जा सकता है 84 तक, तो एक तो इसको 52 के बाद बाय करो या फिर 62 के बाद बाय करो, बट 62 के बाद बाय करोगे तो इसका टारगेट रहेगा 85, तो 62 के बाद इसमें हम बाइंग कर सकते हैं 85 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये टारगेट्स आपको समझ के लेने, बट ये पहले रेजिस्टेंस बाय करने क्रॉस करने दो, और इसका इनकम ग्रीन रहेगा, वॉल्यूम अच्छा रहेगा, तभी हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। इसके बाद ये और एक स्टॉक है, ये जो हमने ऑलरेडी बाय करके रखा है लास्ट ईयर में, और ये यहाँ पे बाइंग था, देखो अभी इसमें क्या, ये ऑल टाइम रेजिस्टेंस था, तो हमने अपने स्टूडेंट्स को 783 के बाद बाइंग दिया था, और हमने इसी कैंडल में बाय किया था। अभी क्या रहता है, ये आप रिस्क लेते हो तो अलग बात होती है, ठीक है, हमने रिस्क ली क्योंकि भाई हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था इसके ऊपर, इसके डेटा भी अच्छे हैं, इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, तो हमने इसमें 687 पे ही बाइंग ली थी, बट हमने स्टूडेंट्स को ये कैंडल क्रॉस होने के बाद 797 के बाद इसको बाइंग की ऑर्डर, एसएल ऑर्डर डालने बोली थी, तो 797 पे ऑर्डर डाल के इसका जो लो है वो इसका स्टॉप लॉस दिया था 756 का स्टॉप लॉस, अगर 756 क्रॉस होता है तो उसमें से एग्जिट होना है। ओके, 756 का स्टॉप लॉस, 787 की एंट्री, और इसको होल्ड करना है कहा था। देखो अभी ये इसके नीचे आया 30 और एज के, बट इसका इनकम ग्रीन था, इसके लिए हमने इसमें स्टूडेंट्स को एग्जिट करने नहीं बोला, स्टूडेंट्स को बोला कि भाई ये रिट्रेसमेंट है तो इसको थोड़ा सा वेट करो, और ये 756 के नीचे जाता है तो ही इसमें एग्जिट करना है, तो इसको होल्ड करो। कुछ जो इनपेशेंट स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने किसी ने यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लिया, किसी ने यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लिया, और बट हमने उनको कहा था भाई ये फंडामेंटल स्टॉक अच्छा है तो इसको परसेंटेज वाइज बुक करो। अभी देखो आप 787 में यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे भी किसी ने बुक किया रहेगा तो भी 949 हो गया था, अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट तो इसको मिल गए, क्वांटिटी वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना उसका प्रॉफिट हो गया। कुछ लोगों ने यहाँ पे बुक कर लिया तो उसको कम प्रॉफिट मिला होगा परसेंटेज वाइज, उसके बाद कुछ लोगों ने यहाँ पे एग्जिट किया, उसको भी 300 पॉइंट्स मिल गए, बट हमारे एडवाइस के ऊपर कुछ लोगों ने होल्ड किया, उनको हमने ये कैंडल में एग्जिट करने बोल दिया, ये कैंडल, ये वाली 15 जनवरी के लास्ट वीक में हमने उनको एग्जिट करने बोल दिया, तो इसमें देखो 750 का शेयर कितने पे एग्जिट करने बोल दिया, 1700 पे, 1000 पॉइंट मिल गए, और कब से कब तक, ये देखो भाई 31 अक्टूबर 2022 में हमने ये दिया था, और इसको इतना लंबा होल्ड रखा ताकि हमें उसके 1000 पॉइंट मिल सके, भी 1.5 साल का टाइम है, ज्यादा लंबा नहीं है, पर 1.5 साल में इसने 1000 पॉइंट दिए,
आपने अभी कितने क्वांटिटी में बाय किया था उसके ऊपर डिपेंड है। अभी ज्यादातर स्टूडेंट्स ने तो यहाँ पे 50% स्टूडेंट, यहाँ पे 50% स्टूडेंट, यहाँ पे 50% स्टूडेंट, तो यहाँ पे 100% स्टूडेंट ने तो बुक कर लिया, बट हमने बुक नहीं किया था। हमने यहाँ पे बुक किया 1.5 साल बाद, बट हमने यहाँ पे परसेंटेज वाइज थोड़ा 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 प्रॉफिट बुक किया था। आज हमने यहाँ पे 100% बुक कर लिया सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में, और इसके बाद अभी ये रिट्रेस करेगा थोड़ा, तो इसके लिए हम इसमें वापस वेट करेंगे, रिट्रेस करके ऊपर आएगा तभी वापस बाय करेंगे, बट अभी इसमें हमारा प्रॉफिट बुक हो गया है। तो ऐसा भी रहता है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद और ये स्टॉक है विशेष इन्फोटेक्निक्स करके, ये भी अच्छा स्टॉक है, बट ये इसके ऊपर से नीचे आया हुआ है और ये इसका लाइफ टाइम रेजिस्टेंस है, तो इसको ब्रेक होने देना है इसको। और इसकी प्राइस बहुत कम है, ध्यान में रखो। इसको हमने यहाँ पे बाय करने बोला था और बड़ी क्वांटिटी में बाय करने बोला था सर जी। आप अगर इसको देखोगे 2021 में ये 20 पैसे में मिल रहा था, 20 पैसे में अप्रोक्सीमेटली, और हमने यहाँ पे 27 पैसे में लोगों को बाय करने दिया था, हमारे स्टूडेंट्स को, और लोगों को कहा था भाई जिसके पास पैसा है वो 10-10 हजार क्वांटिटी बाय करे, डेफिनेटली उसमें अच्छा मूव आएगा। 10-10 हजार क्वांटिटी के साथ लोगों ने बाय किया था, और ज्यादातर स्टूडेंट ने 90% स्टूडेंट मेरे ख्याल से सबने यहीं पे 1 रुपीज के ऊपर ही बुक कर लिया था, बट तभी भी उनका पैसा 5 टाइम्स हो गया था। जिन्होंने 1 लाख डाले उनके 5 लाख बन गए, 20 पैसे से 100 पैसे तक चला गया, तो 5 टाइम्स हो गए, 5 लाख बन गए। और कितने कम समय में, ये देखो दिसंबर में डाला था 27 दिसंबर को, और यहाँ पे एग्जिट करने बोला, तो यहाँ पे क्या था फरवरी, तो 2 महीने के अंदर पैसा 1 लाख का 5 लाख रुपए हो गया। और हमने ये लोगों को बोला था भाई बड़ी क्वांटिटी बाय करो क्योंकि इसकी प्राइस बहुत कम है, तो हमने इसके 1 लाख क्वांटिटीज बाय किए थे, मुझे याद है 1 लाख क्वांटिटीज बाय करके हमने इसको 500 टाइम्स में बुक किए थे। 2 महीने में 1 लाख का 5 लाख रुपए हो गया था तभी। और ये ऐसे पेनी स्टॉक भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं, आप सोच नहीं पाओगे कि कितना रिजल्ट होता है। अभी ये क्या है, 4th स्टेज में आ गया है, राइट, जो हमारा मार्केट साइकिल है उसके 4th स्टेज कंप्लीट करके 5th स्टेज में आया है। तो अभी इसको पहले हमें देखना है कि भाई ये 4th स्टेज का जो लाइफ टाइम रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करे, और उसके बाद हम इसमें एंट्री रख सकते हैं। इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है, इनकम ग्रीन होता है और वॉल्यूम भी अच्छा रहेगा, तभी हम इसमें बाय करेंगे। इसके ऊपर क्लोज होने के बाद तब तक इसमें बाइंग नहीं करेंगे, ओके। बट आप ये अपने ग्रुप में रखिए, विशेष इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड, ओके, ये अच्छा स्टॉक है। और 2 ही स्टॉक्स में बताऊंगा आपको कि भाई ये तिलक वेंचर्स करके है, ये हमने यहाँ पे बाइंग दी थी अपने स्टूडेंट्स को 4 रुपीज या 5 रुपीज के आसपास। ये कितने पे 349, मतलब ये 4 रुपीज को बाइंग दी थी ये कैंडल पे, और उसके बाद इसने हाई लगाया था 38, मतलब 10 गुना पैसा हो गया। कितने टाइम में देखो भाई, ये सितंबर 21 में बोला था और ये दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में पैसा 10 गुना हो गया। ये 1 लाख रुपए लगाते तो यहाँ पे 10 लाख हो जाते। आप सोच नहीं सकते हो ये स्मॉल पेनी स्टॉक भी कितना रिटर्न देते हैं, बट ये एफआईडीआईज के इन्वेस्टमेंट की वजह से होता है। हमारे ज्यादातर स्टूडेंट ने यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लिया था 15 रुपीज के ऊपर, बट 4 रुपीज का 15 मतलब 400 टका रिटर्न हो गया था उनका 16 रुपीज के आसपास। ये मतलब 18-19 के जाके आया था, बट ये रेड कैंडल होने के बाद सबने प्रॉफिट यहीं पे बुक कर लिया था। बट हमने होल्ड की थी कि हमारी इसमें क्वांटिटी कम थी, 1 लाख क्वांटिटी नहीं थी इसमें अप्रोक्सीमेटली 20,000 ही क्वांटिटी थी हमारी, बट हमने 20,000 क्वांटिटी को 2 लाख प्रॉफिट में टर्नओवर किया और फिर एग्जिट कर लिया। बट 20,000 से 20,000 क्वांटिटी का 2 लाख वर्कआउट हुआ। आप पैसों में कैलकुलेट करोगे तो 80,000 रुपए डाले थे और 8 लाख रुपए हो गए 3 महीने में 80,000 के। तो ऐसा प्रॉफिट देता है ये, और आप सोच भी नहीं सकते हो कि भाई कितना प्रॉफिट देता है। अभी ये लाइफ टाइम रेजिस्टेंस के ऊपर है, देखो ये साइकिल को फॉलो करना है, स्टेज 5 के बाद जो लाइफ टाइम रेजिस्टेंस है उसको फॉलो करना है, और ये लाइफ टाइम रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा, इसके बाद ये ऊपर जाता है, ग्रीन कैंडल क्लोज देती है 30 ऑरेंज के ऊपर है, और ये जो इनकम है वो ग्रीन में आती है, तभी इसको बाय करना है। तो फिर ये वापस ये प्राइस पे जाएगा 40 के ऊपर।
तो हमें इसकी बाइंग क्या रखनी है, 15 रुपए के ऊपर बाय करना है इसको, 15 के ऊपर, और फिर टारगेट रहेगा 38 रुपीज। तो हम इसमें इसको नोट डाउन करके तिलक वेंचर्स को 15 रुपए के ऊपर बाय करना है, 40 रुपए का टारगेट रहेगा, 15 रुपए से नीचे तब तक उसको बाय नहीं करना है। तो 15 रुपए के ऊपर बाय करने के लिए इसमें देखना है ऑरेंज 30 ऑरेंज के ऊपर होना चाहिए प्राइस, और इनकम ग्रीन होना चाहिए, बस। ओके, अभी ये लास्ट स्टॉक है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए अभी ये स्टॉक है मोनोटाइप इंडिया लिमिटेड, जो पहले अच्छा था। ये यहाँ पे पोजीशन बनी है तभी तो हमने को इसको बाय नहीं किया था, क्योंकि हमारे वो टाइम पे रडार में भी नहीं था ये। तभी ये पोजीशन बनी थी 15 में, तभी ये हमारे रडार में नहीं था। बट ये अभी हमने रडार में रखा है, क्यों मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके फंडामेंटल थोड़े बहुत अच्छे हैं, ये कंपनी थोड़ी अच्छी है। बट ये स्टेज, देखो ये स्टेज को हमेशा याद रखना है, ये स्टेज 5 में है, 4 स्टेज इसके पहले कंप्लीट हो चुके हैं। ये पहला इसका पूरा साइकिल एक बार कंप्लीट हो चुका है, उनके नीचे एक्यूमुलेशन से बढ़ने के बाद स्टेज 3 में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसके बाद ये गिरा। अभी गिरने के बाद ये स्टेज 5 चल रहा है। तो स्टेज 5 में क्या है, देखो ये स्टेज 5 में कब आया, 2018 में आया स्टेज 5 में। 2018 से लेके अभी तक स्टेज 5 में ही था। अभी क्या हुआ है, अभी इसने ये लाइफ टाइम 5 साल वाला जो रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक किया, और यहाँ पे हमने बच्चों को बाइंग के लिए बोला था मंडे 18 के वीक में, मतलब 2 वीक पहले बच्चों को बोला था भाई इसमें अभी बाइंग करो। ये कम पैसे वाला स्टॉक है तो इसमें अच्छी क्वांटिटी बाय करो बोला था। अभी बच्चों ने इसको बाय करके रखा है, आप भी अभी भी बाय कर सकते हो, क्योंकि अभी भी प्राइस बड़ी नहीं है। और स्मॉल 1000 रुपीज भी डाल के रखोगे इसमें तो ये अच्छा रिटर्न आपको देगी। ओके, क्योंकि देखो अभी ये क्या है, इसका लाइफ टाइम रेजिस्टेंस तो इसने ब्रेक कर दिया है, बट इसके बाद इसको अभी ये एक रेजिस्टेंस है, फिर ये एक रेजिस्टेंस है डेफिनेटली, बट ये परसेंटेज वाइज है ना, और ये जो गैप्स है ना, ये गैप्स भी रेजिस्टेंस का काम कर दे, तो वो भी थोड़ा रेजिस्टेंस करेंगे। बट ये एटलीस्ट आपका पैसा डबल करके देगा, एटलीस्ट डबल देगा, बाकी तो उससे ज्यादा देगा तो वो अच्छी बात है, बट एटलीस्ट डबल होगा इसमें पैसा। तो आप इसमें मिनिमम 1000 रुपीज डाल सकते हो, और ये आपका 2000 रुपये कुछ महीनों में हो जाएगा डेफिनेटली। तो ये एक स्टॉक है मोनोटाइप इंडिया लिमिटेड, ये बहुत पेनी स्टॉक है, 73 पैसे में मिल रहा है। तो अब इसका 1000 रुपीज में जितने आते हैं उतने लेके रखो। ओके, और फिर 6 महीने में इसका कमाल देखो, ये डबल हो जाएगा। बैंक में डबल होने के लिए 8.5 साल लगते हैं, बट अपने शेयर मार्केट का कमाल है, ये 6 महीने में डबल कर देता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है, ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है, आपको ध्यान में रखनी है। क्या स्ट्रेटजी है मैंने आपको बताया, 2 चीजों को लगाना है, EMA 30 के अबोव है स्टॉक होना चाहिए रिलेटिव स्ट्रेंथ में कंपेयर टू निफ्टी। रिलेटिव स्ट्रेंथ हमें कौन सा इंडिकेटर लगाना है, मैंने आपको बताया था रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक भारत ट्रेडर का इंडिकेटर लगाना है, और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगाना है 30 का, और 30 के अबोव होना चाहिए। इसका इनकम ग्रीन होना चाहिए कंपेयर टू निफ्टी, नीचे थोड़ा वॉल्यूम आना चाहिए, वॉल्यूम अच्छा रहेगा तो हम उसको बाय करेंगे, और उसके साथ उसको होल्ड करेंगे लंबे समय के लिए। वो जो कैंडल रहेगी उसके नीचे उसका स्टॉप लॉस रहेगा, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो एग्जिट कर लेना है। बट ये जो जितने भी मैंने बेनी स्टॉक को बताया इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, गॉड्स ग्रेस, आपके हेल्प अच्छे दुआओं की वजह से, और ये स्टॉक ने सबने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। तो माय फ्रेंड्स, मुझे आप सबको यही बताना है भाई, ये सब स्टॉक्स बहुत बढ़िया रिटर्न देते हैं, तो आप सबको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि भाई ये सब स्टॉक्स बहुत बढ़िया रिटर्न देंगे, आप भी इसमें इन्वेस्ट कीजिए और इसका फायदा लीजिए। होपफुली आज का सेशन थोड़ा लंबा रहा, बट ये आपको प्रॉफिटेबल रहा होगा होपफुली, राइट। थैंक यू वेरी मच।